हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। इस बार टर्म 1 में ये चैप्टर आने वाला है, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप लोग को पता है। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरे ध्यान से अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर हैं ये चैप्टर करने के लिए। तो ये चैप्टर बहुत ही मजा आएगा आपको, मतलब इसमें कुछ कुछ चीजें, मतलब स्टार्टिंग जो केमिस्ट्री का है ना, वो सीखने के लिए आपको यहां से मिलेगा। ठीक है ना, आगे चल के इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा 11th-12th में, लेकिन बेस यहीं से आपका बनना शुरू होगा। तो सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज याद रखने वाली चीज होंगे, तो आपको याद भी रखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स नहीं के बराबर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो जो भी है थ्योरी पार्ट उसको समझना है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है ना, और केमिस्ट्री में याद भी रखना पड़ता है चीजें, तो आपको यहाँ पे याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, दोनों काम आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें अपना फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सर केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब, और ये जो इक्वेशन ये क्या है, ये दोनों का मतलब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, सर केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है केमिकली चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि सर कोई चीज किसी के साथ मिलाते हैं तो कैसे मिलता है, मिलने के बाद क्या होता है, क्या बनता है, ये सारी चीजें हम लोग ये केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। और एंड इक्वेशन जो दिया है वहां पे जो चीज को रिएक्शन हम बोल रहे हैं उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे समझेंगे। अगर कोई लिख के दे देगा क्या हो रहा है तो उसको कैसे समझेंगे, वो कहां पे हम लोग को देखना है? इक्वेशन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन में। तो ये सब चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करें। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो सर केमिकल रिएक्शन को देखेंगे कि क्या कैसे इसमें होता है। ठीक है ना, क्या है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो यही जानना है ना सर, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले यही जानना है, तो हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, तो सर केमिकल रिएक्शन पहचानेंगे कैसे कि सर ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग को अभी पता चलेगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें इसका, ठीक है, देख पहले स्लाइड में आपको देख के लग रहा है ना कुछ केमिकल ये वो निकल रहा है, इसमें ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, क्या है सबसे पहले? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान से समझिएगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सर जब हम कोई चीज को, कोई भी सामान को लेकर के मिलाते जुलाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ नया चीज बन जाए, क्या बन जाए? वही चीज नहीं, नया चीज बन जाए, तो वही जो नया चीज बना ना, हाँ, तो ये प्रोसेस को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? जैसे आप लोग क्या कीजिए सर, चीनी पानी ले लीजिए, क्या कीजिए? चीनी पानी ले लीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या बन गया? शरबत बन गया ना, शरबत बन गया ना। तो कुछ शरबत नया चीज हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरीके से यहां देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। चलिए आज हम लोग इसका डिफिनेशन का बात करें, तो डिफिनेशन क्या है? इट इज ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। इट इज ए क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अब क्या होता है, बात किया गया कि सर केमिकल चेंज जो पहला लाइन था वो क्या होता है। तो केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है ना कि एक बार हो गया तो दोबारा वो रिटर्न नहीं आए। जैसे हम अगर किसी पेपर को, कागज को जला दें तो फिर क्या वो वही कागज बन जाएगा। जैसे दूध को दही बना दें तो क्या दही फिर से दूध बन पाएगा? हाँ, जब ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब कुछ नया चीज बन जाए, ठीक है ना, और फिर वो पुराने कंडीशन में अपने वापस नहीं आ जाए, नहीं आ पाए, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। ठीक है ना, तो इट इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होने वाला है यहाँ पे, इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर डिस्ट्रॉयड एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर क्रिएटेड। मतलब दो जो सामान है, ठीक है, जो जिसको हम लोग उससे नया कुछ बनाने वाले हैं, वो सबको अच्छे से तोड़ फोड़ के मिला लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय करके, और उसके बाद क्या होगा, कुछ जब मिला लीजिएगा दोनों को तो कुछ नया चीज बनेगा। ठीक है, नया कुछ बनेगा वहां पे, तो यही अपना क्या कहलाता है सर? केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल का, तो देखिए
बिफोर, पहले स्टार्टिंग टाइम में क्या था सर, मेरे पास हाइड्रोजन गैस था और क्या था, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों गैस थे मेरे पास, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो फिर सर हाइड्रोजन गैस को अगर ब्रेक किए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है। कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के। ये कैसे पहचानते हैं अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। इसके नीचे जो 2 लिखा हुआ है ना, यही बताता है कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। और यहाँ ऑक्सीजन गैस के कितने एटम है, 2। ये दोनों गैस के फॉर्म में था, ठीक है। तो क्या किया, हाइड्रोजन को थोड़ा ब्रेक ब्रेक किए, दोनों एटम को अलग अलग किया, ऑक्सीजन के दोनों एटम को अलग अलग किए, और फिर दोनों को क्या करने गए, मिलाने के लिए गए। क्या किया, मिलाने के लिए, ठीक है। तो जब मिलाए ना, क्या किए, मिलाए, तो मेरा क्या बन जा रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन साथ में ऐसे आ जा रहा है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आ जा रहा है। तो ये H2, H 2 बार है तो H2O बन रहा है। जो H2 आप लोग जानते हैं क्या होता है, वाटर, जो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। तो आपका लिक्विड बन गया, आप लिए थे गैस, आप बन गया क्या, लिक्विड। कुछ नया बन गया ना, ये हाइड्रोजन गैस था, यहाँ वाटर बन गया। कुछ नया चीज बना कि नहीं बना, स्टेट भी चेंज हुआ क्या, लिक्विड से क्या हो गया, गैसियस, गैस से क्या हुआ, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए ना आप, गैस से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही क्या है, केमिकल रिएक्शन। यही शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जब 2 चीज को तोड़ फोड़ करके साथ में मिलाए तो क्या बना, कुछ नया चीज बन जाना, यही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो और जब भी अब वाटर को आप तोड़िएगा, ठीक है, तोड़िएगा, ब्रेक कीजिएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा क्या जल्दी, आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से आप घर में जो भी चीज ऐसा देखते होंगे ना कि कुछ नया चीज बन जा रहा है, कुछ इधर उधर वाले चीज को लेकर के बना रहे हैं और कुछ नया चीज बन रहा है और वो दोबारा वापस इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, मेरा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो चलो आगे बात करें, केमिकल रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हुआ क्या होता है, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन ना 2 पार्ट में होता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन अगर कोई है ना, तो उसको अगर हम देखें थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 2 पार्ट में हमको दिखता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो उस पार्ट्स को हम समझते हैं, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स को। एक पार्ट को रिएक्टेंट कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। एक को रिएक्टेंट और दूसरे को प्रोडक्ट। तो सर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, तो ध्यान से समझिए रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। जो जो सामान को हम लोग लेंगे बनाने के लिए कुछ नया, जिस जिस सामान को हम लोग ले रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए, तो वही सामान अपना क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। वो सामान अपना क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो नया चीज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, जो बनेगा, और रिएक्टेंट क्या, जिसको लेके हम बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। तो अगर हम रिएक्टेंट के डिफिनेशन का बात करें, रिएक्टेंट के, तो सब्सटेंस दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। तो सर क्या था, तो जो भी रिएक्टेंट था ना उसको तोड़ फोड़ करके, जिसके जैसे उसके अंदर था ना बॉन्ड बना हुआ था, मतलब वो लोग जिससे अट्रैक्ट थे ना, एक दूसरे से टच में थे, वो सब उसका जो बॉन्ड था तोड़ करके हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अब कुछ नया बनाने का कोशिश कर रहे हैं मिला करके, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग रिएक्टेंट कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट, सब्सटेंस क्रिएटेड बाय द केमिकल चेंज, और जो सामान बन रहा है मेरा वही क्या कहलाएगा, मेरा प्रोडक्ट। समझो, उसमें नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, उन लोग के बीच नया अट्रैक्शन कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, वो एटम्स के बीच। तो यही क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट्स। अच्छा सर ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो, ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट। इसका हेड इधर प्रोडक्ट के साइड रहेगा और टेल उसका किधर रहेगा, रिएक्टेंट के साइड, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट किसके साइड रहेगा, एरो के टेल के साइड, और हेड के साइड कौन रहेगा, प्रोडक्ट। उसको याइल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे आइल्स कहा जाता है इस टर्म को, ठीक है। चलिए अब आगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि सर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद अगर बात करें तो सर कुछ कुछ सिंबल हैं जिसको हमको जानना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे अब हम लोग क्या है कि सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या सॉलिड है क्या लिक्विड है, कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सॉलिड जो होगा ना उसको इस तरीके से ब्रैकेट में स्मॉल एस से लिख सकते हैं हम लोग। सॉलिड को कैसे लिखेंगे, स्मॉल एस से, ठीक है ना। लिक्विड को ये स्मॉल एल से इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल एल से। और अगर गैस का बात करें तो उसको स्मॉल जी से, स्मॉल जी से। और कभी कभी आपको ये AQ लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, AQ। तो अब AQ का मतलब समझिएगा, ठीक है ना। AQ का क्या मतलब होता है, तो अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में मिला करके रखते हैं ना, किसमें, वाटर, मतलब उस सब्सटेंस में क्या है, वाटर है,
ठीक है ना। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आया। सब्सटेंस में जब वाटर मिल जाएगा तो ऐसा जो सॉल्यूशन रेडी होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है। एक्वस सॉल्यूशन उसको ए क्यू से हम लोग डिनोट करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल क्यू से। अच्छा, आपको कहीं कहीं प्लस भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो सर प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस क्या करता है ना, रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के साइड हम लोग आएंगे ना तो वहां भी प्लस देखने के लिए मिलेगा, और प्रोडक्ट के साइड आएंगे ना तो वहां भी, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे हम ऐसे कुछ कुछ लिख दिए CO2 H2O ऐसे कुछ दे दिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है। एरो के इधर वाला साइड वाला सब क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये प्लस क्या करता है, रिएक्टेंट को सेपरेट कर रहा है। ये अलग रिएक्टेंट है और ये अलग, ये दोनों को मिलाकर हम लोग कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्लस क्या कर रहा है, ये दोनों को ऐड कर रहा है, दोनों को, ठीक है ना, मिला रहा है अपने में। ये प्लस वही शो करता है यहाँ पे, ठीक है। और या इसका तो हम आपको बता ही दिए कि क्या करता है सर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करता है ये। तो यहां तक आप लोगों को कंफ्यूजन, कोई डाउट, यहां तक अभी तक चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब अगर इसके आगे हम लोग बात करें, इसके आगे बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा सर कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, हमको कैसे पता चलेगा, कहीं हो रहा होगा केमिकल रिएक्शन, हम चले गए देखने के लिए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा वो देखते हैं हम लोग को। तो सबसे पहला कि जो ना वहां लाइट या तो हीट निकलेगा, क्या होगा, लाइट या तो हीट वहां पे प्रोड्यूस होगा, समझा। अगर वहां पे लाइट और हीट समझ आए, हीट एक एनर्जी है, वो वहां पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये लाइट आ गया, तो वहां उसको हम क्या कहेंगे कि क्या हुआ है सर, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, वहां क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे देखिए ये पहले ऐसा था, ऐसा दिख रहा ना आपको, और अभी क्या हो गया, पूरा थोड़ा सा लाइटेड दिखने लग गया ना, व्हाइट पार्ट एकदम दिखने लग गया ना, लाइट हो गया ना, यहाँ पे देखिए तो दिख रहा ना लाइट जैसा, या नीचे भी इसका देखिए लाइट दिख रहा है ना। तो सबको क्या पता चल रहा है कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगर इसके बाद बात करें, सेकंड कैसे पता चलेगा सर, तो वहां का जो ना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, समझे, जहां केमिकल रिएक्शन होगा ना तो वहां का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा मतलब बढ़ना की घटना सर, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है टेम्परेचर, समझ में। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या घट भी सकता है 10 डिग्री, ठीक है ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कुछ भी टेम्परेचर वहां पे हो सकता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से टेम्परेचर चेंज हुआ, जैसे हम रिएक्टेंट कुछ लिए ना, उसको टेम्परेचर नाप लिए वहां पर क्या है उस समय उसका, और जब उसको मिला करके कुछ नया चीज बनाए ना तो उसका अगर हम टेम्परेचर चेक करेंगे तो कुछ अलग हमको मिलेगा। तो अगर मिल रहा अलग कुछ तो हम लोग कहेंगे कि क्या सर केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है यहां तक बातें। चलिए अगर हम इसके बाद अगर बात करें, ठीक है ना सर, और क्या चीज होगा जो हमको पता चलेगा, ठीक है ना, वहां पे पता है आपको गैस निकलते हुए आपको दिखेगा, क्या क्या होगा, गैस निकलते हुए, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ जहां आप करा रहे हैं वहां पे देखिए इस तरीके से कुछ केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना, ये आप, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, निकलते हुए कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो वहां क्या होगा, गैस निकलने लगेगा, ठीक है, या फिर बबल टाइप का आपको यहाँ पे दिखेगा, कैसा, बबल टाइप का, ठीक है ना, बबल टाइप का आपको दिख सकता है। तो या तो फिर ये भी हो सकता है कि वहां जो है एक स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाएगा, क्या ना, स्मेल वगैरह आपको देने लगेगा वहां पे कुछ, समझे, मतलब ऑर्डर भी वहां प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे सर, केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे, ऐसा कुछ भी फॉर्म हुआ तो हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये तीन चीजें हम देख लिए कि सर केमिकल रिएक्शन होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा, सर और क्या हो सकता है जिससे हमको पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर बात करें सर ऐसा क्या होगा, तो कलर चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है सर, कलर चेंज, ठीक है। जैसे पहले ये देखिए, ये आप कोई भी आयरन का कुछ सीट है, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है, उसका कलर जो ना पहले पूरा अच्छे से आप पेंट उंट किए, ठीक है ना, लेकिन इस तरीके से आपको फिर ऐसा कुछ कलर उसका उड़ा उड़ा सा लगने लग गया ना, यहाँ पे क्या है, अलग टाइप का लग रहा है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ अलग कलर, यहाँ अलग कलर, पहले मतलब ये पूरा जो ना इसी कलर का था, ये वाला जो कलर है ना, ये कलर पूरे पे था, लेकिन अब हट करके यहाँ देखिए अलग कलर दिखने लगा, और यहाँ अलग कलर, ठीक है ना। तो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर कहीं कलर चेंज हुआ तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर
केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ नया चीज फॉर्म होगा, तो यहां भी कुछ ना कुछ नया चीज फॉर्म हुआ होगा जिसका बिहेवियर पहले वाले के बिहेवियर से एकदम अलग होगा। ठीक है, चलिए अगर सर इसके बाद और पांचवा बात करें कि सर और क्या हो सकता है, तो जब केमिकल रिएक्शन होगा ना तो प्रिसिपिएट वहां पे डेवलप होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है ना, ये वहां पे आ सकता है। तो सर ये होता क्या है असली में, ठीक है, तो ये है ना ये न्यू सॉलिड फॉर्म, क्या होगा, एक सॉलिड नया वहां पे फॉर्म होगा। जैसे अगर हम दो चीज को मिला रहे ना तो एक सॉलिड के जैसा कुछ ना कुछ वहां पे फॉर्म होना शुरू होगा, ठीक है ना, तो वही लिखा है द फॉर्म द रिएक्शन ऑफ टू एक्वस टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप कुछ चीज को मिलाएंगे तो उस तरह का कुछ नया चीज वहां पे सॉलिड टाइप का फॉर्म होते हुए आपको दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट वहां प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है बात है, ये पांच चीजें थी जिससे हमको पता चल सकता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है, अब इसके आगे अगर हम बात करने जाएं, ठीक है, तो यहां तक हम लोग को पता चला सिर्फ सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां तक क्या पता चला, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में जाने से पहले, अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन में जाने से पहले केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का इंट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या देखने वाले सर, एनर्जी के बारे में यहाँ पे देखेंगे, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है ना सर कि कभी कभी जो है ना हमको केमिकल रिएक्शन कराना रहता है ना, तो कभी हमको उसको हीट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो सर क्यों देना पड़ेगा, तो सर उसके बॉन्ड्स वगैरह को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, इस सब काम के लिए हमको हीट्स देने पड़ेंगे, तभी ना जाके कुछ नया चीज वो फॉर्म होगा। और कभी कभी क्या होगा ना सर, खुद पर खुद जब टूटेगा तो फिर नया चीज बनेगा ना, तो वहां खुद पर खुद क्या होगा, हीट निकलने लगेगा, क्या होगा, खुद पर खुद हीट निकलने लगेगा। ये दो चीज होगा, ठीक है, ये दो केस होगा। तो दोनों केस को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सर एनर्जी इंट्रैक्शन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, क्या केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहां जो है ना एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज होता है, एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है या तो चेंज होता है, समझ में यहां तक। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा या तो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो चेंज होगा ना तो किस फॉर्म में चेंज होगा, एनर्जी जो वहां होगा चेंज होगा तो किस फॉर्म में चेंज होगा, तो वह हीट के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम एनर्जी के बेसिस पे बात करें, किसके बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे बात करें, तो केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में बांटते हैं, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। पहले को कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक, क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, और एक को कहेंगे एक्सोथर्मिक, एक को कहेंगे एंडोथर्मिक और दूसरे को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो सर एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है सर। तो वैसा रिएक्शन, ठीक है ना, जहां पे, ठीक है ना, वैसा केमिकल रिएक्शन जहां पे हमको एनर्जी रिएक्टेंट को देना पड़े, रिएक्टेंट को क्या करना पड़े, केमिकल रिएक्शन होने के लिए, ठीक है ना, क्या करना पड़े, एनर्जी देना पड़े, ठीक है ना, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब क्या होगा, हीट निकलेगा, मतलब एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, हीट ही है ना, एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में निकलेगा, ये हमको देना पड़ेगा। तो जब क्या होगा, एनर्जी निकलेगा या हीट निकलेगा प्रोडक्ट के साइड से, किसके साइड से, प्रोडक्ट के साइड से, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। देखिए जैसे ये इस तरीके से हम कुछ अभी एग्जांपल ले रहे हैं आपको, S2 है ना, इधर कुछ बन रहा है, अगर हम यहाँ पे हीट दे दिए, क्या कर दिए, हीट इस साइड, रिएक्टेंट के साइड दे दिए, कहां पे, देखिए रिएक्टेंट के साइड हम हीट लिख दिए, ठीक है। तो ये ऐसा जब आप लिखा हुआ दिखेगा ना तो उसका मतलब है क्या, एनर्जी, हीट एनर्जी रिएक्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस आपका कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक में जैसे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ये एरो के राइट साइड कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए कुछ भी बन गया, ठीक है ना, NaCl कुछ बन गया और वाटर ऐसे कुछ बन गया, ठीक है ना, और प्लस
अगर यहाँ पे ऐसे हीट लिखा रहा, प्रोडक्ट के साइड ऐसे इस तरीके से लिखा रहा हीट, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है वहां से निकल रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लास्ट में रहा ना तो आप उसको क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक, क्या कहने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये दो कंडीशन हम लोग देखेंगे, पहला एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। तो चलिए सर अब हम एंडोथर्मिक का पहले देख लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है ना। एंडोथर्मिक का डेफिनेशन देख ले तो ये क्या बताता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट क्या करता है वो एब्जॉर्ब मतलब हीट लेगा, मतलब एनर्जी लेगा, ठीक है। दैट इज एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर से एनर्जी सराउंडिंग से उस रिएक्शन को देना पड़ेगा, समझ में आया। वो एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वो रिएक्टेंट के साइड रहेगा, किसके साइड, ये प्रोडक्ट के साइड है, रिएक्टेंट के साइड यहां रहेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, आप लोग को पता है ना, जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं खाना बनाते हैं, ये प्रोसेस पता है आपको ना, कौन सा सर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना सर। उसमें क्या करते हैं पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो सर उसमें होता क्या है, ठीक है ना। तो सर क्या करता है ना कि प्लांट्स जो है ना सन का लाइट लेता है, हीट एनर्जी वहां से क्या करता है प्लांट्स लेता है, वो लेने के बाद सर क्या करता है ना हीट एनर्जी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, हमको पता है तीन चीज लेता है खाना बनाने के लिए पेड़ पौधा, क्या क्या, एक सन का लाइट, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से वाटर, ये तीन चीज लेता है ना। तो सनलाइट क्या करता है ना, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों को मिला करके कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने से पहले क्या किया, वो हीट एनर्जी लिया, समझ में आया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया सर, एंडोथर्मिक का, समझ में आया। एंडोथर्मिक मतलब आप शुरू में क्या कीजिए, उसको हीट एनर्जी दीजिए, क्लियर यहां तक। अब अगर बात करें एक और एग्जांपल का, ठीक है ना, एक और एग्जांपल का अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल का, ठीक है ना, तो सर सेकंड एग्जांपल क्या मेरा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सर हम क्या करेंगे, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी देके तोड़ेंगे, क्या करेंगे हीट एनर्जी दे करके ब्रेक करेंगे। तो जब ब्रेक करते हैं ना सर हम उसको, तो वहां क्या होता है ना सर, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, बनता है प्रोडक्ट की साइड क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज बनता है, क्लियर हुआ। तो यहां भी हमको जो है कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देना पड़ा, हीट एनर्जी देना पड़ा, कोई दिक्कत, तो जाकर के वहां थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, समझ में आया किसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। तो वही सेकंड एग्जांपल में लिखा है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों को बनने में। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो ना ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या था, बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है ना, मतलब उसके बीच एक अच्छा रिश्ता था मजबूत, उसको तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ने गए तो हीट एनर्जी देना पड़ा, तब जाके क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन पाया, ठीक है ना। तो यहां भी एनर्जी देना पड़ा, तो ये क्या कहलाया अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर इसके बाद आगे चले तो अब आता है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के बारे में देखते हैं, तो सर एक्सोथर्मिक का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब हीट क्या होगा, एनर्जी क्या होगा निकलेगा, समझ में आया। दैट इज एनर्जी इज गिवन आउट सिस्टम टू द सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में क्या होगा, हीट एनर्जी जाएगा, कहां से, सिस्टम से, इस बार सराउंडिंग में जाएगा, उसमें सराउंडिंग से सिस्टम में गया था ना, अब क्या सिस्टम से सराउंडिंग में जाने वाला है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एग्जांपल का बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है ना, जैसे हमको सोडियम एंड क्लोरीन को मिक्स किए, क्या किया, सोडियम और क्लोरीन को क्या किया सर, मिक्स किए, ठीक है ना। तो पता है क्या हुआ कि सर टेबल साल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बन गया, टेबल साल्ट, क्या बना, टेबल साल्ट। यही क्या देगा एग्जांपल किसका है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि वहां पे जो है ना सर क्या हुआ था, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उसके दूसरे साइड क्या होगा ना, एनर्जी निकलेगा। क्या क्या लिए सर, हम लोग सोडियम और क्लोरीन को मिलाएं तो साल्ट बना, साल्ट बना तो साथ में क्या हुआ, कुछ एनर्जी भी निकला, कितना एनर्जी निकला, लगभग 411 किलो जूल, इतना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वहां पे, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट के साइड आपका लिखा रहेगा, जब प्रोडक्ट के साइड इस तरीके से कुछ एनर्जी का वैल्यू लिखा रहेगा ना, तो आप इसका मतलब क्या समझिएगा कि सर क्या हो रहा है वहां पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, समझ में आया।
जब प्रोडक्ट के साइड लिखा रहेगा, और जब रिएक्टेंट के साइड लिखा रहेगा तो क्या समझिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, यहां तक पूरा बात क्लियर है, एनर्जी के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सर केमिकल इक्वेशन पे चलिए, चले केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, तो इसके बाद अपने लोग आने वाला है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे आप होगा क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए ध्यान से केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है ना, तो सर केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, बात पहला सबसे पहला ये चीज है। तो क्या है ना, छोड़ो कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा था ना, केमिकल रिएक्शन वो सब जो चीजें हुआ, समझे, कुछ नया बना, कुछ मिलाए जुलाए, तो नया बना ना, तो उसको जो हम प्रेजेंट करेंगे लिख करके, ठीक है, कि लोग देख के समझे, ठीक है ना, क्या हुआ है, तो उसको जो प्रेजेंट करेंगे, तो जिस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम डिफिनेशन का बात करें, सर केमिकल इक्वेशन क्या है, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, यह रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, समझ में आया, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, इक्वेशन समझ में आया। इक्वेशन क्या है कि सर केमिकल रिएक्शन जो है ना, उसका प्रेजेंट करना, उसको किसी फॉर्म में कि सामने वाला समझ जाए क्या क्या आप मिलाए थे, क्या लिए थे और क्या बना, ये सब चीज वो देख करके समझ जाए। यहां तक बातें क्लियर हुई। तो सर अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना, तो वो सर कितने टाइप का होता है ये देखना है मेरे को, उसके अलावा उसका वर्ड इक्वेशन देखना है क्या होता है, ठीक है ना, स्केलेटन इक्वेशन देखना है, बैलेंस इक्वेशन देखना है, ये सारी चीज हमको केमिकल इक्वेशन में देखने हैं। ठीक है ना, तो सर तो हम केमिकल इक्वेशन को तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। कितने फॉर्म में, तीन। पहले एक उसका वर्ड इक्वेशन, दूसरा स्केलेटन इक्वेशन और तीसरा बैलेंस इक्वेशन। इस तीन फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं किसको, केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को तीन फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, और तीनों फॉर्म को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो कौन कौन से फॉर्म में सर, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन, ये तीनों फॉर्म में। तो सबसे पहले है कि सर वर्ड इक्वेशन, सबसे पहले क्या आ रहा है, वर्ड इक्वेशन, कि सर वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, किस फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्या होता है ना, वर्ड इक्वेशन कैसे आते हैं, जैसे हम सोडियम मैग्नीशियम को मिला रहे हैं तो कुछ बन रहा है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे प्लस मैग्नीशियम और एरो देंगे, और उसके बाद जो बना उसको दूसरे साइड लिखेंगे। इस तरीके से जो प्रेजेंट करेंगे ना हम लोग, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को लिए, क्लोरीन को लिए, तो क्या बन रहा था, सोडियम क्लोराइड ना, तो हम लिखेंगे सोडियम प्लस क्लोरीन, एरो देंगे, और उधर क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होगा ना, उसी को कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, और वर्ड के फॉर्म में लिखना, केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना, वर्ड के फॉर्म में, तो यही क्या कहलाएगा आपका वर्ड इक्वेशन। समझ आया, वर्ड इक्वेशन। जैसे यहां अगर देखिए पहला पॉइंट इसका, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म और इन लिटरली फॉर्म। ठीक है, लिटरली फॉर्म में या तो किस फॉर्म में सर, सेंटेंस के फॉर्म में। बोले ना, अभी हम बोल करके दिखाए ना आपको किस फॉर्म में कैसे लिखा रहेगा, उस तरीके से। ठीक है ना, अगर इसका नेक्स्ट बात करें तो वहां भी बीच में जो ना प्लस आएगा, ठीक है, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन लिखेंगे ना, क्लोरीन और सोडियम, तो उसके बीच में भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, जो क्या करेगा, रिएक्टेंट को अलग अलग, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वहां पे अगर दो तीन लोग बना है तो बीच में क्या रहेगा, प्लस प्लस, मतलब प्रोडक्ट को अलग अलग बांटेगा कि ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट के साइड रहा, जैसे एग्जांपल देखिए हम लिख रहे हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस यहां क्या बता रहा है कि दो को हम क्या लिए हैं, रिएक्टेंट लिए हैं। ठीक है, और इस तरीके से एरो दे करके अगर मेरा क्या बन रहा है सर, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन रहा है, तो यहां प्लस क्या दिखा रहा है कि प्रोडक्ट में क्या क्या है, अलग अलग चीज, उसको अलग अलग डिवाइड करके बता रहा है चीजें। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो यहां पे भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम क्या लिए, मैग्नीशियम, तो इस तरीके से वर्ड के फॉर्म में मैग्नीशियम लिखे, सिंबल के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, सीधा मैग्नीशियम को वर्ड के फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन, मतलब दो को अलग अलग क्या लिए हम लोग, रिएक्टेंट को लिए हैं। और फिर तरह एरो दिए, और इस तरफ क्या बना सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको भी वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं, जो चीज बना है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन।
समझ में यहां तक आ गया आपको, ठीक है। अगर बात करें इसके आगे, तो ये वर्ड इक्वेशन गिव्स द लिमिटेड इंफॉर्मेशन। यहां से जो है हमको बहुत ज्यादा रूप में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता चल सकता है, यहां से बहुत कम ही चीजें हम समझ सकते हैं, ज्यादा चीजें भी नहीं समझ सकते। यहाँ से लिख के दे देगा ना इतना को, तो आपको नहीं समझ आएगा कि सोडियम किस स्टेट में है, सर ऑक्सीजन किस स्टेट में, ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, कितने ऑक्सीजन है कितने सोडियम है, ये सब चीजें आपको समझ में यहाँ से नहीं आएगा। समझ में आया? तो सर तो इससे नॉलेज थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा ना, देख करके लोग को अगर आप लिख के दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या हुआ, अच्छे से पूरी तरीके से डिटेल में वो बातें को यहाँ से नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वो सिर्फ क्या आइडेंटिफाई कर पाएगा यहाँ से कि रिएक्टेंट क्या क्या लिए थे और प्रोडक्ट क्या क्या लिए थे, ठीक है ना। तो सर उसका मास के बारे में नहीं बता पाएगा कि कितना मास हम लोग रिएक्टेंट का लिए हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट का कितना बनेगा, ये सब चीजें वहां से नहीं हमको क्लियर हो पाएगा, ठीक है यहां तक। तो अगर इसके बाद अब बात करें हम आगे, इसके बाद अगर आगे बात करें तो सर स्केलेटन इक्वेशन आएगा, सेकंड वाला क्या आएगा, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहां क्या होता है सर स्केलेटन इक्वेशन में जो है ना क्या होगा छोटू कि भाई जिसको हम लोग अभी वर्ड के फॉर्म में लिख रहे थे ना, अब सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, सिंबल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आगे देखिए जैसे हमको मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को मिलाना है, तो मैग्नीशियम नहीं लिख लिए, इस बार Mg लिखे, क्या लिखे, Mg, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखे, O2, ठीक है ना, सिंबल के फॉर्म में लिखे। इसका मतलब क्या, O2, ये वो ऐसे है Mg प्लस O2 के O के नीचे है 2। इसका मतलब क्या है ना कि सर ऑक्सीजन के कितने एटम लिए हम लोग, 2 एटम लिए हैं। क्या कितने एटम लिए हैं, 2 एटम, ठीक है ना। ये बताता है नीचे वाला चीज, ठीक है ना, कि इस चीज का कितना एटम हम लोग मिला रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, और जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, MgO, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं। तो क्या बोल रहा है, आज सिंपली था बेयर बॉन्ड्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन होता है, ठीक है ना। और ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द केमिकल फॉर्मूला इनटू द वर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, फॉर्मूला के फॉर्म में इस बार लिख रहे हैं। ये देख लिया आप एग्जांपल। अब इसके बाद अगर बात करें, तो थर्ड बच गया अपना क्या सर, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना, बैलेंस इक्वेशन। तो अब बैलेंस इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए ध्यान से समझिएगा बैलेंस। तो सर अगर हम 1 kg, ठीक है, सोडियम ले लिए, ठीक है, और 1 kg क्लोरीन ले लिए, ठीक है ना, तो दूसरे साइड भी क्या बनेगा, जो भी चीज बनेगा, सोडियम क्लोराइड अगर बन रहा है, जो भी चीजें बन रहा है, प्रोडक्ट जितना भी बन रहा है, तो कितना बनेगा सर, जितना हम लोग रिएक्टेंट लिए होंगे ना उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब हुआ तो होता है ना कि सर हम ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सुने ना आप, क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ मास को भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट, उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो जितना हम लोग लेंगे ना उतना ही क्या होगा, बनेगा भी, जितना हम लोग, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि फालतू का अपने आप गायब नहीं हो जाएगा मास, ठीक है। जितना आप मास रिएक्टेंट का लिए थे उतना ही प्रोडक्ट का भी मास रेडी होगा, क्लियर है, गायब नहीं होने वाला है कुछ भी, यहाँ पे गायब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बैलेंस इक्वेशन में और हमको क्या पता चलेगा, समझा, कि आप जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं, जितना भी लिए हैं उतना ही आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो सर अगर इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे ना, तो हर एक चीज देखेंगे कि सोडियम कितना लिए थे, मैग्नीशियम कितना लिए थे, ये हर एक चीज देखेंगे, ठीक है, क्लोरीन कितना, जो भी रिएक्शन रहेगा हर एक चीज रिएक्टेंट का देखेंगे कि कितने कितने अमाउंट में लिए हैं, और फिर हम प्रोडक्ट के साइड देखेंगे कि प्रोडक्ट भी कितना कितना अमाउंट में बना हुआ है, हर एक चीज डिटेल में यहाँ देखेंगे, समझा। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को, और दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अगर सोडियम का यहाँ 2 आइटम है तो उधर भी सोडियम का 2 ही आइटम आना चाहिए। 4 अगर मैग्नीशियम का है रिएक्टेंट के साइड, तो प्रोडक्ट के साइड भी कितने होने चाहिए, 4 ही मैग्नीशियम होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तीसरे तरीके के प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन, क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन। अगर नोट्स का बात कर ले यहाँ पे, तो सर क्या है, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया ना, कि जितना हम रिएक्टेंट का मास लिए हैं उतना ही प्रोडक्ट साइड भी मास आएगा, यानी कि कुछ भी गायब हो जाएगा। अब देखिए लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मैटर नहीं अपने आप बन जाएगा नहीं खत्म हो जाएगा। That is in a chemical reaction the total mass of reactant is equal to the total mass of product। ये चीज हम बोल चुके हैं आपको कि जितना ही मास हम रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। उसके आगे अगर बात करें, the following element used in diatomic state while
राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अगर डायटोमिक फॉर्म में है ना, जैसे हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख दिया, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम। फ्लोरीन के नीचे 2 लिख दिया, मतलब फ्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम। क्लोरीन के नीचे 2 लिख दिए, तो क्लोरीन के कितने एटम है? 2। तो इसके जिसके जिसके भी नीचे हम 2 लिख रहे हैं, मतलब उसका क्या मतलब होगा कि डायटोमिक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। सर अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या सर, ऑल अदर एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड इफ दे वेयर मोनोएटॉमिक लाइक लॉन एटम्स। अब जो अकेले होगा क्या होगा? अकेले, ठीक है ना, या फिर उसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनोएटॉमिक, जो अकेले रहेगा, ठीक है ना, जैसे सोडियम को हम किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वैसे को क्या कहेंगे? मोनोएटॉमिक। डायटोमिक किसको कहेंगे? जिसके नीचे सर इस तरीके से 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको डायटोमिक कहेंगे। और किसी बेचारा अकेले है तो उसको क्या कहेंगे? मोनोएटॉमिक। क्या कहेंगे हम लोग? मोनोएटॉमिक। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल का बात करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, एक एग्जांपल का, ठीक है ना, तो सर जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या मिला के बनाए? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग बना रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है? Mg के आगे कितना है सर? 2 है। यहाँ भी Mg के आगे कितना है? 2। क्लियर, 2 Mg है, यहाँ भी 2 Mg है। यहाँ ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन कितना है सर? 2 एटम। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको? 2। मतलब जितने मैग्नीशियम उधर थे उतने ही मैग्नीशियम इधर भी है, जितने ऑक्सीजन उधर थे उतने ही ऑक्सीजन यहां भी है। तो आपको कुछ चीजें यहां पे समझना होगा, जैसे सर इस तरीके से लिखा था, ऑक्सीजन के कितने एटम थे? 2 एटम थे ना। अगर इसके आगे इस तरीके से 4 लगा दिया तो टोटल जानते हैं कितने एटम हो जाएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के? 8। ठीक है, उसका हम उधर भी चेक करेंगे उतना हो रहा है कि नहीं। जैसे आपको कोई चीज ऐसे लिख दिया CaO, ठीक है, ऐसे लिख दिया, होल्ड करके 2 ऐसे कर दे दिया नीचे में, ऐसा कभी अगर आ गया तो उसका मतलब होल्ड करके था ना कि कैल्शियम का भी 2 ही है और ऑक्सीजन का भी कितना है? 2। कोई दिक्कत? देख, जैसे ये दे दिया ऐसे CO3 या 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ सर? कार्बन कितने हैं? 4। कैल्शियम कितने हैं? 4। कार्बन भी कितने हैं? 4। लेकिन ऑक्सीजन का बात करेगा कितना है, तो यहां से यहां मल्टीप्लाई करके बताइएगा, 4 3 जा कितने? 12। कितना ऑक्सीजन है यहां तक पर? 12। समझ में आया? तो जितना इस साइड रहेगा उतना ही उस साइड भी हमको रखना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इधर कितने एटम्स है? तो समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से चेक किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, कितना कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना, कि सर दोनों साइड जितने अमाउंट में जो भी एलिमेंट्स है उतना ही भी इस साइड भी रहना चाहिए। चलिए, अब अगर इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें कि सर बैलेंस करते कैसे हैं, दोनों साइड अगर हमको इक्वल इक्वल करना है तो बैलेंस करते कैसे, तो उसका हर एक स्टेप हम लोग देखेंगे कि सर बैलेंस कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन लिखा है ना, ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है उसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना, और उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। रिएक्टेंट के साइड जो होगा वही हमको पता है कि प्रोडक्ट के साइड भी होने वाला है। जो रिएक्टेंट के साइड रहेगा ना आइटम, वही क्या होगा? प्रोडक्ट के साइड। ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा, समझ आया? कोई चीज गायब हो जाएगा ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो सर अब रिएक्टेंट के साइड देख लेंगे कौन कौन कितने अमाउंट में है, और प्रोडक्ट के साइड भी देख लेंगे कौन कौन कितने अमाउंट में है। तो सबसे पहले जो ये दोनों साइड देखने के बाद जो सबसे ज्यादा टाइम्स हुआ, तो सबसे पहले हम लोग उसी को बैलेंस करते हैं। जो सबसे ज्यादा बार हुआ उसी को सबसे पहले क्या करेंगे? हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझा? तो चलिए यहां देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, एक हमको दे दिया FeH2O प्लस Fe3O4H2। अब यहां देखते हैं हम दोनों साइड की सर ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो इधर फेरस एक ही है ना, फेरस कितना है? एक ही, लेकिन यहाँ फेरस कितना है? 3 है ना। आयरन कितना है? यहाँ एक ही है ना, यहाँ 3 है ना। अच्छा सर अगर हाइड्रोजन का बात करें, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन है ना। तो ये बैलेंस नहीं ना हुआ, दोनों साइड सेम अमाउंट में नहीं है ना चीजें। तो सर इसको बैलेंस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से बॉक्स में सबको लिख लिए। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अब फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो फेरस का कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ये सबको हम लोग देख लिए। रिएक्टेंट साइड अलग देखेंगे और प्रोडक्ट के साइड अलग देखेंगे। तो हम लोग इधर एक साइड रिएक्टेंट लिख लेंगे और एक साइड क्या लिख लेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो सर रिएक्टेंट के साइड कौन कौन है? ठीक है ना, आप देखिए। तो सर रिएक्टेंट के साइड Fe है और क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है?
ऑक्सीजन। जो जो रिएक्टेंट के साइड है वो सबको यहाँ क्या किया हम नोट डाउन कर लिए, दिखा ना आप लोग को, नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब क्या है सर, फेरस कितने हैं रिएक्टेंट के साइड, एक है, ऐसे लिख लिए। हाइड्रोजन कितने हैं सर रिएक्टेंट के साइड, दो है, ऐसे हम लोग लिख लिए। और उसके बाद सर ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन दो था, ऑक्सीजन कितने हैं सर, एक ही है। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट के साइड भी, किसके साइड, प्रोडक्ट के साइड भी Ip कितने हैं सर, तीन है, हाइड्रोजन कितने हैं सर, दो ही है, और ऑक्सीजन कितने हैं सर, चार। तो सबसे ज्यादा बार हमको कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करने जाएंगे, ऑक्सीजन। देखिए चार बार, सबसे ज्यादा बार है ना, दोनों साइड देखेंगे, Fe को उधर भी उधर देखेंगे, इधर उधर एक बार तीन बार, ये दो दो बार, ये एक बार चार बार। तो ये सब में से सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है चार बार। दोनों को जोड़ करके नहीं देखना है, पर्सनल पर्सनल देखना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो सेकंड स्टेप में वही लिखा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ऑन रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट साइड की अगर बात करें तो फेरस एक था, हाइड्रोजन दो था और ऑक्सीजन एक था। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड की बात करें तो फेरस तीन है, ऑक्सीजन चार है और हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहले किसको हम बैलेंस करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार है। स्टार्ट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर एटम जिसका है उसको व्हाइल बैलेंसिंग डज नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, फॉर्मूला को हम लोग को कुछ इधर उधर मत करना है, नहीं करना है। ठीक है ना, सिर्फ हम लोग को पुट करना है वैल्यू। ठीक है ना, कि इक्वल हो जाए कैसे भी। ठीक है ना, कोफिशिएंट लगा करके। और स्टेप 4 में दिया है और वन बाय वन बैलेंस ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। एक एक करके हम लोग बैलेंस करेंगे। चलिए जैसे हम अगर व्हाइट बोर्ड का यूज करें, फॉर्मूला क्या, IpH2O, Ip3O4 और H2। ठीक है ना, अगर हम इसको यहां से कॉपी कर ले, क्या कर ले, कॉपी। ठीक है ना, अगर हम यहां से कॉपी कर ले ये फॉर्मूला को, हाँ वहां पे ले जाकर के इसको देखने का कोशिश करें। ठीक है ना, कॉपी करके ले आए। अब देखिएगा आराम से पहले कैसे कैसे बनाते चलेंगे हम लोग इसको। ठीक है ना, कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, रिएक्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा अभी बातों को। रिएक्टेंट और इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और इधर जो ना एलिमेंट का नाम लिख लेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, Fe हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है और ऑक्सीजन। हमको पता है ये दोनों साइड ही रहेगा, जो जो इधर रहेगा वही वही उधर भी होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो सर अगर हम Fe का बात करें, किसका बात करें, Fe का, तो रिएक्टेंट में Fe कितना है, एक है, प्रोडक्ट में Fe कितना है सर, तीन है। ठीक है, अगर बात करें हाइड्रोजन का, रिएक्टेंट में कितना दिख रहा है, दो, और प्रोडक्ट में भी कितना दिख रहा है, दो। ऑक्सीजन का बात करें तो रिएक्टेंट में एक दिख रहा है और प्रोडक्ट में कितना दिख रहा है, चार। यहां तक कोई तकलीफ आप लोगों को, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। रिएक्टेंट के साइड देख लीजिए, एक है Fe, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। और प्रोडक्ट के साथ बात करें तो सर Fe कितने हैं, तीन है, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, और ऑक्सीजन चार है। तो ये सब में से सबसे ज्यादा बार यही है क्या, ये नंबर है क्या, किसका, ये ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले इसको। तो देखिए अभी बैलेंस कर रहे हैं, जैसे जैसे था वैसे लिख दिए, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है ना, Fe ठीक है ना सर, क्या है, Fe3O4 प्लस H2। इस तरीके से नोट डाउन कर दिए हम लोग। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए हम लोग। सर सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बोल रहे थे, ठीक है ना, किसको, ऑक्सीजन को। तो सर इधर कितने ऑक्सीजन बताइए, तो चार ऑक्सीजन है, तो इधर भी चार ऑक्सीजन करना पड़ेगा कि नहीं हमको। तो कैसे करेंगे, तो हम नीचे नहीं लगा सकते, हम नीचे नहीं लिख सकते, ये बात याद रखिए। हम जब भी लिखेंगे तो सामने लिखेंगे, यहां पे इसके सामने या इसके सामने, इसके सामने या तो इसके सामने, आगे में। ठीक है ना, कोफिशिएंट के जैसा, ये नहीं कि नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, तो सर वहां चार ऑक्सीजन थे तो हम यहां कितना लिख देंगे, चार लिख दिए, तो चार लिख दिए। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, ऑक्सीजन सर बैलेंस हो गया, चार ऑक्सीजन इधर भी, चार ऑक्सीजन उधर भी। अब हमको फेरस या हाइड्रोजन में से किसी को बैलेंस करना होगा, तो फेरस को करके देखते हैं। तो तीन फेरस वहां था ना सर, तो यहां अगर हम 3 लगा दिए तो तीन फेरस इधर भी हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा अब यहां देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा
8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 8 हाइड्रोजन लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप चेक कीजिए कि सर रिएक्टेंट के साइड कितना है फेरस, तो सर 3 दिख रहा है आपको। अब प्रोडक्ट के साइड भी कितना दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है। सर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और उधर भी कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। और ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं सर, 4 दिख रहे हैं, और उसके साइड ऑक्सीजन वो भी कितने दिख रहे हैं, 4। समझ में आया? तो आप दोनों साइड सब कुछ सेम सेम दिख रहा है ना, ये जो गोला में लिखे हैं गोल करके सर्कल में, तो वो क्या है, बैलेंस के बाद देखे हैं, ठीक है ना। तो सर दोनों साइड क्या था, एकदम सेम टू सेम। इस तरीके से हम जाके चीजों को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या किए, जो क्वेश्चन मिला उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पहले कौन कौन सा एलिमेंट्स है उसको ऑब्जर्व कर लिए, फिर रिएक्टेंट के साइड कितना कितना है, प्रोडक्ट के साइड कितना कितना है उसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन है उसको पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को अकॉर्डिंग जैसा रहेगा वो डिमांड क्वेश्चन का, उस अकॉर्डिंग हम उसको बैलेंस करेंगे चीजों को समझते हुए, ठीक है ना। यहां तक कोई तकलीफ अपने को नहीं, बैलेंसिंग समझ में आया कैसे बैलेंस करना है, गुड, आ गया, इसको क्लियर कर ले रहे, आवाज आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। उसका 1/1 हाइड्रोजन को, उसका 1/1 किसको बैलेंस किए हम लोग उसको। तो अब स्टेप 5 का बात करें तो हम लोग सब जब बैलेंस कर लेंगे तो फाइनली चेक करेंगे दोनों के साइड सेम है कि नहीं। तो देखिए इसका भी वही आंसर आया है, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, जैसा हम लोग का आया था वैसा यहां भी आया है। तो यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, नहीं माना। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन देख लिए, अब क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सर केमिकल रिएक्शन ना कितने टाइप के, 4 टाइप के हम लोग को पढ़ने हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के पढ़ने हैं सर। कौन कौन सा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों हम लोग को क्या करना है देखने के लिए, समझ में आया। तो चारों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद सब स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन भी देखने के लिए हमको मिलेगा, कुछ स्पेशल टाइप का भी रिएक्शन, ठीक है। एक क्या है सर, प्रिसिपिएशन रिएक्शन, दूसरा कंबशन रिएक्शन, तीसरा रिडॉक्स रिएक्शन, और चौथा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हम ये सारे को भी देखेंगे, जितने भी टाइप के रिएक्शन है सबको हम लोग आराम आराम से एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर स्टार्ट करें सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर बात करें तो उसका एक और नाम है, क्या नाम है, एक और नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। उसी का क्या नाम है, दूसरा नाम सिंथेसिस रिएक्शन। तो आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं वो होता क्या है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि दो लोग मिल करके एक बन जाते हैं। एक समझ आया, जैसे शादी करके एक हो जाता है ना, मम्मी पापा शादी करके एक हो गए होंगे ना, हाँ, तो वैसे ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया कि चीजें मिलके क्या हो जाता है, एक बन जाता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें छोटा सा एग्जांपल का, तो क्या होगा कि जैसे ये एक है ए और दूसरा क्या है बी, और दोनों मिलके क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। क्या हो गया, कंबाइंड। जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग था, पहले ये अलग अलग दिख रहा था ना, बताया था ना, प्लस के आगे अलग है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा ना तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसी के अंदर क्या होगा, दोनों होगा। समझ में, इस तरीके का चीजें होगा ना तो हम उसको क्या कहेंगे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बैलेंस नहीं है, समझे, बैलेंस वे में हम नहीं बना रहे हैं इसको, अभी ऐसे ही नॉर्मल एक इक्वेशन लिख के आपको दिखा रहे हैं कि सर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, समझा। तो देखते हैं अगर इसका डेफिनेशन अगर बात करें, इज ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड हो सकता है, सब्सटेंस क्या हो सकता है आपका, एलिमेंट्स भी हो सकता है, या तो कंपाउंड हो सकता है, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस, जब लोग मिल जाएंगे तो एक सब्सटेंस बनाएंगे। क्लियर है। अब इसके आगे देखें तो उसका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से हो सकता है, जनरल फॉर्म उसका कैसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है कि ए अलग है बी अलग है और दोनों मिलकर क्या बना दिया, ए प्लस बी बना दिया। अगर एग्जाम्पल का भी बात कर ले हम लोग, किसका, एग्जाम्पल का, ठीक है। तो सर सोडियम, ठीक है, या सोडियम को ले लिए, ये एस यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सर सोडियम किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, 2Na यहाँ एस लिखा है, इसका मतलब क्या है, सोडियम किस फॉर्म में है, सॉलिड। ये Cl2 और ये G लिखा है, इसका मतलब क्या ब्रैकेट में कि यार गैस के फॉर्म में, और दोनों मिलके एक बन गया NaCl, जो किस फॉर्म में बना, सॉलिड के फॉर्म में।
समझ में आया? तो दोनों पहले अलग अलग था, अलग अलग दो रिएक्टेंट थे, अभी प्रोडक्ट में दोनों एक ही प्रोडक्ट में आ गए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ये एग्जांपल हो गया, एक और का एग्जांपल देखना है तो आप लोग देख लीजिए। कार्बन को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो ये कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में। तो जो बना वो भी किस फॉर्म में बना, गैस फॉर्म में। तो ये चीजें याद रहेगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, चीजें मिलके एक हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस तो अलग अलग नहीं बनेगी, ठीक है ना। रुकिए थोड़ा सा हम पानी पी ले रहे हैं ना, बोलते बोलते थोड़ा थक जाते हैं। आप लोग थकते हो कि नहीं थकते हो? अच्छा सोच रहे हो कोई नहीं थकते हम का। कोई भी काम करोगे ना तो एनर्जी तो लगेगा ही। एनर्जी जैसे जैसे शरीर का कम होगा, समझ में आ रहा है? तो सर एनर्जी जो कम होता है ना, उसका मतलब होता है कि आप उसको वर्क कर रहे हैं। वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, सेम चीज है। आपका जितना एनर्जी कम होगा ना शरीर का, उतना ही आप क्या किए, वर्क किए। समझ में आया? उतना ही क्या किया, वर्क। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है वर्क के फॉर्म में, ठीक है ना। और जब एनर्जी एकदम पूरा खत्म हो जाएगा आपका शरीर का, एकदम ऐसे हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि उसके बाद आप वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप क्या लीजिए, एनर्जी। पानी वगैरह से भी एनर्जी मिलता है। समझ में आया यहाँ तक बात है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आगे बात करें तो सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग समझ गए। अब इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम लोग देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, ठीक है ना। तो सर डिकम्पोजिशन नाम वर्ड सुन करके क्या लग रहा है सर, टूटना क्या? हाँ, अब रिश्ता टूटेगा, उसमें रिश्ता जुड़ा था ना, अब रिश्ता क्या होने वाला है, टूटेगा ना। दोस्त से लड़ाई वड़ाई की होगी नहीं, पहले एकदम दोस्ती जब अच्छा रहता है बोलता है हम लोग तो एक हैं, हमें इस तरीके से बोलते हैं ना, एक दिल एक जान, इस तरीके से बोलते हैं ना। हाँ, अब थोड़े दिन का जब लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों एकदम सेपरेट सेपरेट हो गया ना, अब क्या हो, एक दिल एक जान। हाँ, ऐसा कुछ नहीं ना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही चीज है, ठीक है ना, कि सर चीजें पहले एक ही फॉर्म में रहेगा, दोनों समझा, एक ही फॉर्म में, ठीक है ना, एक ही के अंदर रहेंगे दोनों। और तो जब हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। रिएक्टेंट के साइड दोनों क्या होगा, एक ही चीज में होगा, लेकिन प्रोडक्ट के साइड जब जाएगा ना तो दो अलग अलग समझे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन का बात करें, इज ए रिएक्शन इज विच सबस्टांस जो कंपाउंड्स, ठीक है ना, या कंपाउंड्स होगा, यहाँ नहीं लिखा एलिमेंट्स, ठीक है ना। कंपाउंड्स मतलब दो चीज मिला हुआ रहेगा, तो कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा ना वो सबस्टांस, ठीक है। ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांस, दो या दो से ज्यादा पार्ट में बढ़ सकता है। तो जब वो टूटेगा ना तो वहां पे वो एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकता है, अकेले भी आएगा एक और दूसरा लोग कुछ जुड़ करके आएगा, इस तरीके से टूट करके अलग अलग बनेगा, ठीक है। किसी चीज को ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो ना, यही चीज क्या कहलाता है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इसका जनरल फॉर्म का बात करें तो सर ये क्या था, ए बी था, और ये टूट के क्या बन गया, ए प्लस बी, क्या बन गया, ए प्लस बी, तो अलग अलग चीज बन गया ना। वहां क्या था, जुट गया था दोनों, और यहाँ क्या दोनों अलग हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अगर बात करने बोलेंगे आप सर, हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिए, किसको ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को। अब इसको हीट उट दे करके ब्रेक करें, क्या करें, हीट उट दे के ब्रेक। तो अभी हम लोग देखे थे ना, लाइम बना था और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखे थे ना वहां पे थोड़ा देर पहले। तो इसको सर लाइम बना दो अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बना दो, तो दो अलग अलग कंपाउंड बन गया ना। ये एक कंपाउंड था, ये ब्रेक हुआ, हीट एनर्जी वगैरह दी हम इसको, अब ब्रेक हुआ तो दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हुआ ना। पहले सब कहां था, एक ही में था ना, सब क्या था, एक ही सबस्टांस में था ना। अब ब्रेक होकर क्या क्या, दो अलग अलग सबस्टांस या कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। तो यही क्या है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप यहाँ एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल HgO को भी ब्रेक करेंगे तो Hg और O2 दो अलग अलग फॉर्म में वो टूट जाएगा। तो यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को नहीं ना, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखने वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और एक डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज हम देखेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। तो अगर बात करें हम लोग पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, किसका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है ना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, ठीक है ना, जैसे क्या है कि आप अगर घर में देखते होगे ना छोटे बच्चे को, वो खेलता है कूदता रहता है, तो कभी किसी के पास ज्यादा देर रहता है, जैसे हमको कभी छोटे बच्चों को खिलाने का मन करता है ना, तो कभी कभी मेरे पास रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कभी उसकी मम्मी आएगी ना, तो वो क्या होता है, वो मम्मी के पास ले जाता है, रोने लगता है तुरंत देख करके ना। क्या होता है, एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह चला जाता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें तो क्या सबके पास चला जाए कि नहीं, उसके पास जिससे ज्यादा मोह है, जिससे ज्यादा मोह है, प्यार है, उसी के पास जाता है ना।
ऐसा होता है ना, ठीक है। अगर रियल लाइफ का एग्जांपल की बात करें तो आजकल का जनरेशन तो आप जान ही रहे हो क्या है। आजकल का जनरेशन देख ही रहा है ना क्या होता है सर। जैसे स्कूल या कॉलेज वॉलेज में देखते हैं कि जैसे कहावत है, रियलिटी में मत समझिएगा, कि जैसे दो दोस्त लोग हैं, ठीक है ना, जैसा दोस्त मेल फीमेल जो समझना आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो दोस्त है, तो अगर कोई नॉर्मल दो दोस्त है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई अमीर अमीर दोस्त लोग आ जाता है एकदम बाइक वाला, ये एकदम टसन वाला, तो क्या होता है छोड़ करके कहाँ चला जाता है, उसके पास चल जाता है ना, क्या, तो क्या होता है वो अमीर जो होता है ना उसके पास चला जाता है ना, हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ भी छोड़ करके दूसरे के पास चला जाएगा। तो जो छोड़ के दूसरे के पास जाएगा ना, ठीक है ना, तो वो अमीर कहने का मतलब यहाँ पे वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। अब रिएक्टिविटी की सीरीज क्या होता है सर, मतलब सर रिएक्टिविटी एक सीरीज है, समझ में आया, जहाँ सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, जो इस ऑर्डर में दिए ना कि कौन जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, जो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, वैसे एलिमेंट्स का एक लाइन से ऊपर से नीचे तक दिया हुआ है। जैसे ऊपर में अगर लिखा हुआ है पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है ना सबसे पहले किसी के साथ टच में आएगा, ठीक है ना, उसका सोडियम लिखा है तो उसके बाद सोडियम जल्दी से टच में आएगा। अगर आप सिल्वर और सोडियम को रखे हैं, सिल्वर और सोडियम को रखे हैं और बगैर में किसी को रख दिए, क्लोरीन को, किसको रख दिए, क्लोरीन को, तो सिल्वर जाके क्लोरीन के साथ नहीं सटने जाएगा, वो बेचारा नीचे गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी के पास नहीं आता ना जल्दी कोई, और वहां कौन है ऊपर में सोडियम अमीर, उसका तुरंत दौड़ के चल जाएगा ना, उस कार्बन 5 बाइक पे बढ़ जाएगा ना जाकर के, समझ में आया। तो ऐसे यहां भी होता है, ठीक है ना, जो अगर अमीर लोग आ गया ना तो छोड़ के कहां, गरीब वाले दोस्त को छोड़ के कहां चल जाएगा, अमीर दोस्त के पास। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि सर इज आल्सो नोन एज क्या, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन is a reaction in which one element replace a similar element in a compound, that is metal replace metal and non-metal replace non-metal। इसका मतलब क्या है कि मेटल मेटल को रिप्लेस करेगा और नॉन मेटल नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर क्या यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे एक लड़का है ना और लड़की दोस्त है, ठीक है ना, ठीक है, तो अगर लड़की को जाना है तो किसके पास जाएगा, लड़का बेचारे को हटाएगा ना तो लड़की के पास जाएगा। ऐसा नहीं होता, लड़की के पास नहीं थोड़ी जा रही है वो, अगर लड़का के साथ रह रही है तो किसी लड़के के साथ ही जाएगी दोस्ती करने, समझा। अगर लड़की है और उसके साथ लड़का है, ठीक है, और लड़की को आप भगा रहे हैं तो वो लड़का किसके पास जाएगा, कोई दूसरी लड़की के पास। इस तरीके से दोस्ती चलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे यहां भी होता है कि ए अगर मेटल है, ठीक है, और यहां पे कौन मेटल है सर, बी मेटल है, ठीक है, तो सी जो है ना, सी ये मेटल नहीं है, ठीक है ना, तो सी क्या होगा, बी को छोड़ करके, ये मेटल को छोड़ करके दूसरे मेटल के पास जाएगा, ठीक है ना। तो सी तभी ए के पास जाएगा जब एक रिएक्टिविटी सीरीज में किससे, बी से ऊपर होगा। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब ए का जो मिलने का कैपेसिटी है ना, समझे, उसे कंबाइन होने का कैपेसिटी बी से ज्यादा अच्छा होगा, तभी सी क्या होगा, ए के पास जाएगा। तो सी ए के पास गया तो क्या बन गया, ए सी, और बी बेचारा क्या हो गया, गरीब आदमी के लिए हो गया, समझा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। क्या होगा कि सर छोड़ के एक को दूसरे के पास चले जाएगा, ठीक है ना, हाँ, तो इसी को क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर सर ए और बी दोनों क्या कहलाएगा, मेटल, और सी क्या कहला जाएगा, नॉन मेटल, ठीक है ना। और नॉन मेटल रहता ना तो एक नॉन मेटल को हटा करके दूसरा नॉन मेटल किसके पास चला जाता, मेटल के पास चला जाता। क्लियर है यहां तक बातें, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर यहां पे एग्जांपल देखिए जनरल फॉर्म का, तो x प्लस वाई जेड है ना, तो एक छोड़ करके दूसरे के पास चला गया, एक बेचारा अकेले हो गया, अकेले हो गया ना। तो यहां तक आप लोग को अगर बात करें यहां सर एक्स जेड क्या है, नॉन मेटल है, एक्स और जेड क्या है, नॉन मेटल, तो वाई इस नॉन मेटल को छोड़ करके इस नॉन मेटल के पास जाएगा ना, तो वाई क्या होगा, वो मेटल होने वाला है। तो सर वाई इज क्या, ए मेटल, अगर वो दोनों नॉन मेटल है तो वाई क्या होगा, मेटल। यहां तक क्लियर हुआ। जो छोड़ के जाएगा ना वो अलग होगा, और जिसको छोड़ा है और जिसके पास जा रहा है वो दोनों सेम कैटेगरी का होगा। तो यही क्या था अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया सर। अब इसके बाद आने वाला है हम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सर Mg था और CuNO3 था, तो Mg मेटल में आ गया और Cu भी किस में आ गया, मेटल में आ गया। तो सर NO3 जो है ना ये एक्वस है, मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये पानी में घुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये NO3 नॉन मेटल टाइप का जो है ये जाकर किससे मिल जाएगा, Mg से मिल जाएगा। Mg से तभी जाके मिलेगा, हमेशा नहीं मिल सकता है, तभी जब Mg Cu से क्या हो, अमीर हो, समझा। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो, ऊपर हो, उसका
रिएक्ट करने का क्षमता क्या हो किसी के साथ ज्यादा हो, तो ये क्या होगा उसके पास जाके मिल जाएगा। तो MgNO3 एक साथ हो जाएगा और Cu बेचारा अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी भी छोड़ के जाएगा तो तभी छोड़ के जाएगा उसके दूसरे के पास जब जो दूसरा वाला क्या हो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो, ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर एक कम रहता ना रिएक्टिविटी सीरीज में उससे तो फिर छोड़ के नहीं जाता। समझ में आया बात है? यही क्या अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा ना, इसके पास भी जैसे ये मेटल है तो इसके पास भी नॉन मेटल होगा, और इसके पास ये मेटल है तो इसके पास भी नॉन मेटल है। तो दोनों क्या करेगा, अपने नॉन मेटल को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। दोनों क्या करेगा, अपने नॉन मेटल्स को एक्सचेंज करेगा, दोनों मेटल। समझ में आया? तो या दोनों मेटल अपने नॉन मेटल को एक्सचेंज कर दे या दोनों नॉन मेटल अपने मेटल को एक्सचेंज कर ले, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। या एक ही आदमी एक्सचेंज किया ना, इसके पास तो था ही नहीं तो ये कहां से एक्सचेंज करेगा, ठीक है, सिर्फ यही एक्सचेंज करके उसको दिया ना, वहां पे क्या होगा, दोनों एक्सचेंज करेगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम पड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग तो क्या दिया है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट इसको क्या कहा जाता है सर, इज आल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है क्या, मेटाथेसिस रिएक्शन। किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो एमसीक्यू में अगर बोर्ड एग्जाम में आए कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो ये टिक करके आपको आना है। समझ आया यहां तक बात है? तो चलिए अगर क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इज ए रिएक्शन in which the positive and negative ion of two ionic compound exchange their places to form two new compounds। दो आयन्स रहेंगे, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन। ये एक आदमी है, इसके पास एक प्लस आयन एक माइनस आयन, और एक दूसरा आदमी है, इसके पास भी एक है प्लस और एक माइनस, मतलब कंपाउंड मान लीजिए आप, एक कंपाउंड के पास एक प्लस आयन है और एक माइनस आयन, ये कंपाउंड के पास एक प्लस आयन है और एक माइनस आयन, तभी ना मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसका माइनस वाला इसके पास चला जाएगा और इसका माइनस वाला इसके पास आ जाएगा। समझ में आया? या तो ये बोल दीजिए कि इसका प्लस वाला इसके माइनस के पास और इसका प्लस वाला इसके माइनस के पास, दोनों क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज क्या कहलाता है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आजकल तो आप लोग सावधान इंडिया वगैरह देखते होंगे, बहुत ये सब चीज घटना एकदम दिखाता होगा, समझ में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का। तो सब रियल लाइफ है, सब क्या है, रियल लाइफ ही है केमिस्ट्री। समझ में आया? सब कुछ जैसे रियल लाइफ में होता है ना, वैसे यहां भी होता है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो चले यहां देखें आगे। जनरली ऑकर्स बिटवीन सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जनरली जो होता है ना एक्वस सॉल्यूशन में होता है। कैसे सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर वहां पे होना चाहिए तभी ऐसा होगा। इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज यूजुअली ए सॉलिड, प्रिसिपिटेट, ए गैस और ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड सच एज वाटर। ये सारी चीजें होने वाली हैं। अगर हम जनरल फॉर्मूला का बात करें, जनरल कैसा दिखता है सर, तो जैसे ये ए बी है और ये क्या है, सी डी। ए भी और क्या है, सी डी। मान लीजिए ए जो ना प्लस वाला है और सी भी क्या है, प्लस वाला, और बी मान लीजिए माइनस वाला और डी क्या है, माइनस वाला। तो ये प्लस वाला ये माइनस के साथ हो जाएगा और ये प्लस वाला किसके साथ हो जाएगा, ये माइनस के साथ। मतलब सर ए किसके साथ बन जाएगा, डी के साथ, और बी के साथ चला जाएगा आपका तब सी के साथ, ये दोनों साथ में बन जाएगा। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहां क्या लिखा है कि वेयर ए एंड सी आर पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग केटायन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये वर्ड, केटायन किसको बोला जाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, केटायन। जैसे सोडियम प्लस है ना, और ये क्लोरीन माइनस, तो सोडियम प्लस क्या कहलाएगा, केटायन, और ये क्लोरीन माइनस क्या कहलाएगा, एनायन। समझ में आया? क्या कहलाएगा, एनायन। बी एंड डी आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनायन। जैसे एबी को ब्रेक करेंगे ना हम लोग, जैसे NaCl को ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं NaCl को, क्या NaCl को ब्रेक करते हैं, तो क्या टूटता है वो, Na प्लस और Cl माइनस में। वैसे AB को तोड़ेंगे ना तो A प्लस और B माइनस में टूटेगा। तो जो प्लस वाला है उसको क्या कहेंगे, केटायन, और जो माइनस वाला है उसको क्या कहेंगे, एनायन। समझ में? केटायन और एनायन क्या होता है, प्लस आयंस वाला चीज क्या कहलाएगा, केटायन, और माइनस आयन वाला चीज क्या होता है, एनायन। वही दोनों मिलकर कंपाउंड बना देता है, यहाँ जैसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ एग्जांपल भी हम लोग को दिया है। एक एग्जांपल का बात करें तो सर NaCl था और क्या था, AgNO3, AgNO3। तो सर अगर यहाँ रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, Na
किसके साथ चला जाएगा, Na जैसे प्लस वाला होता है, हमको पता है ना NaCl को तोड़ते हैं तो Na क्या होता है प्लस में और Cl क्या होता है माइनस में। और AgNO3 को भी ब्रेक करेंगे तो किसमें किसमें टूटेगा सर Ag प्लस और NO3 क्या माइनस में। ये प्लस वाला है और ये क्या है माइनस वाला, प्लस वाला और ये माइनस वाला। तो क्या होगा सर ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ और ये माइनस वाला इसके प्लस के साथ हो जाएगा। तो क्या बन गया NaNO3 बना ना, Na ये वाला कहां गया इसके साथ आ गया, देखिए NaNO3 बना ना और ये Cl किसके साथ चला गया ये Ag के साथ। तो क्या बन गया AgCl बना AgCl। तो यही क्या है अपना लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट दोनों देख करके मजा आया ना आप लोग को। हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है ना रियल लाइफ में, देखते हो बहुत आजकल लाइफ में क्या होता है। अभी क्लास 10th में 11th 12th में जाओगे तो सब पता चलेगा, ठीक है ना, कॉलेज लाइफ में कैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो यही था अपना लोग का, ठीक है ना, टाइप ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन। और अगर दूसरा स्पेशल टाइप का अगर हम बात करें तो अब उसको देखने का पारी आ गया, स्पेशल टाइप का देखने का पारी आ गया। अब धीरे धीरे अब हम वो सारे कुछ चीजों को बात करें, यहां तक अगर अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है तो हमको लगता है यहां तक आप लोग का अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम स्पेशल टाइप के जो थे रिएक्शन उसको देखेंगे, ठीक है। चले अब जो हम लोग स्पेशल टाइप का रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल टाइप का रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब अब ये कुछ स्पेशल जरूर होगा भाई, वो लोग से कुछ स्पेशल होगा ना, ये थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको क्या क्या। तो सबको एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है सर प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है ना, ये देखना है हम लोग को कि सर क्या होता है प्रिसिपिटेट रिएक्शन, देखना है क्या होता है सर, ठीक है ना। ये भी जो है ना आपका, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना उसी टाइप का ये भी है, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी किसमें हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट वाले में हो रहा है। इसमें क्या होगा ना कि सर कुछ जो है ना चीज सॉलिड जो है ना वो बच जाएगा, वो समझे पानी में जो है ना घुलेगा नहीं। ये वाटर में डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वैसे होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वाटर में, लेकिन कोई एक चीज होगा जो कि वो मिक्स होकर बनेगा नहीं, वो बेचारा अकेले अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे देखें अगर हम, आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, रिएक्शन इन विच वन ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड जो फॉर्म होगा ना इज इनसॉल्युबल, क्या होगा एक कंपाउंड जो फॉर्म होगा ना वो इनसॉल्युबल होगा, समझ में मतलब पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। दिस इनसॉल्युबल कंपाउंड इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। इसी को क्या कहते हैं जो इनसॉल्युबल है उसी को क्या कहते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट इसमें बन रहा है ना, इसलिए इस रिएक्शन का ही नाम क्या रखा गया प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। तो वो सर क्या होगा वो सेटल हो जाएगा बॉटम में, ठीक है ना। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं ना पानी में बालू उलू डालते हैं, मिट्टी उट्टी रहता है, तो क्या होता है थोड़ा देर तक उसको आराम से छोड़ देते हैं तो नीचे जाके क्या होता है राउंड पे बॉटम पे एकदम जाके क्या हो जाता है जमा हो जाता है ना। वैसे यहाँ पे जो प्रिसिपिटेट निकलेगा ना वो क्या होगा सर जाकर के पानी में नीचे बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है जिसमें एक कंपाउंड जो बन रहा है ना वो क्या होगा घुलेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रिसिपिटेट बनना, ठीक है ना। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन। अब इसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत है, ठीक है ना। क्या रिडॉक्स रिएक्शन, तो सर रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए ये ना दो प्रकार का रिएक्शन से मिलकर बनता है, कितने प्रकार का दो प्रकार का। तो सर दो प्रकार का क्या क्या कौन कौन सा रिएक्शन है, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक क्या होता है अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ये दो प्रकार का रिएक्शन से मिलके क्या बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब आपको पहले समझना है कि सर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। ये दो टाइप का से तो मिलके बन रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन पहले सर ये दोनों होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम दोनों होता क्या है, ठीक है ना। अगर ये दोनों साथ में अगर एक साथ में कहीं पे हो रहा है ना, दोनों को साथ में कहीं एक जगह पे हो रहा है ये दोनों काम, ठीक है ना। ये वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी और रिडक्शन रिएक्शन भी दोनों एक साथ ही कोई रिएक्शन में हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो सर ये तो समझ में आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे जब ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन ये होती क्या है अब ये देखना है हम लोग को, ठीक है ना।
तो चले देखें क्या होता है। तो जहां भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, पहले इतना समझ लीजिए कि जैसे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ ना, साथ में हुआ ना, तो इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा दोनों के बीच। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। आर रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स बिटवीन टू स्पेसीज। दो स्पेसीज के बीच यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। अगर इसका रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन क्या बात करें, तो रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस सिमेंटेंसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों साथ में होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन पहले समझते हैं क्या होता है सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से कर समझते हैं। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में वो अकेले था, बाद में उसके साथ आके क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे बेचारा सी ए पहले अकेले था, सी ए क्या था? अकेले, और यहाँ H2O करके कुछ होगा मान लो, और जब ये दो को मिलाए ना, तो क्या सर? CaO बन गया। क्या बन गया? CaO बन गया। तो सर कैल्शियम में क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया, और हाइड्रोजन गैस मान लीजिए अलग से बच गया। तो सर कैल्शियम में आगे ऑक्सीजन क्या हो गया? मिल गया ना। देखिए कैल्शियम आगे क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो आगे क्या ऑक्सीजन का मिल जाना, समझ में आया? तो वही क्या कहलाता है मेरा? ऑक्सीडेशन। वही क्या कहलाता है मेरा? ऑक्सीडेशन। यहां तक बातें क्लियर है। अब उसके बाद आता है या फिर रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। या फिर क्या हो जाए वहां से? हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। समझा? अगर रिमूव हो गया हाइड्रोजन तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हम दो प्रकार से पहचान सकते हैं। एक क्या सर? ऑक्सीजन जाके मिल जाए, या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए? वहां से निकल जाए। कोई दिक्कत यहां तक आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यही आपका ऑक्सीडेशन है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बाद देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। ठीक है ना? रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर? ऑक्सीजन आकर के मिल गया था ना। या रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन वहां से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन आगे इसमें सट रहा था ना, तो क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन वहां से निकल जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा? निकल जाएगा। और एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होगा? एडिशन हो जाए। समझा? ये दो चीजें होगी तो क्या कहलाएगा सर? रिडक्शन हो रहा है। किसी चीज में ये दो चीजें हुई ना, क्या ऑक्सीजन निकल गया या फिर क्या हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? सर रिडक्शन हो रहा है वहां पे। और अगर ये दोनों साथ किसी इक्वेशन में हो गया तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये दोनों साथ किसी रिएक्शन में हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। तो एकदम इजी याद रखना सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है सर? ठीक है, कि सर ऑक्सीजन आके टच हो जाए, साथ में मिल जाए, या हाइड्रोजन वहां से क्या हो? निकल जाए। ठीक है, उसको उल्टा जस्ट क्या होता है सर? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा सर? कि ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन आकर के उसमें मिल जाए। ठीक है ना? इसी प्रोसेस को एक को ऑक्सीडेशन और दूसरे को रिडक्शन बोलेंगे। और अगर ये दोनों कंबाइंड रूप से किसी रिएक्शन में हो तो उस रिएक्शन को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड अलग से आपको समझना पड़ेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिएगा क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हम आपको एक अच्छे एग्जांपल से दे रहे हैं। जैसे आपको LIC करवाना रहता है। क्या कराना रहता है? LIC। ठीक है ना? तो कैसे कराते हैं आप LIC? बताइए कैसे कराते हैं? तो आप डायरेक्ट तो नहीं चले जाते हैं LIC कराने ना, कोई एक आदमी आता है आपके पास, वो आपका LIC करता है। LIC आपका हो रहा है, LIC किसका हो रहा है? आपका। लेकिन जो आपका LIC करने आया उसको क्या कहते हैं आप? LIC एजेंट बोलते हैं ना, कि LIC एजेंट आया था भाई मेरा LIC करने के लिए। तो LIC एजेंट कौन होता है? जो आपका LIC करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कराएगा? कौन कराएगा? जो आपको ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? जो आपको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे यहां पे बात करें, क्या यहां पे कैल्शियम का क्या हुआ? क्या हुआ यहां पे? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जाकर के उसमें मिला ना, तो उसको ऑक्सीडाइज किया कौन? ये किया ना, या स्टोर किया ना उसको ऑक्सीडाइज। तो ये क्या कहलाएगा यहां पे? मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा यहां पे? मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाएगा जो दूसरे का क्या करे? ऑक्सीडेशन करे। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट भी आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा? जो दूसरे को क्या करे? रिड्यूस करे।
दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? तो देखते हैं डिफिनेशन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वन विच गेन द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एंड इज रिड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट करने के बाद इज ऑक्सीडाइज इन ए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स लूज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा ना, वो दूसरे को रिड्यूस करने जाएगा ना, तो खुद क्या हो जाएगा बेचारा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यही बोल रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने जाएगा ना, तो अपना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक कोई तकलीफ? तो जब ऑक्सीडाइज करने जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझ में आया? और जब रिड्यूस करने जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अपने अंदर से लूज कर देगा। ठीक है ना? यही दोनों चीज है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है? तो अगर हम बात करें कौन सबसे ज्यादा है, समझे, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को क्या करे, अच्छे से ऑक्सीडाइज करते। जैसे आपके मोहल्ले में होगा ना कोई एलआईसी एजेंट, जिसके पास बहुत सारे लोगों का वो एलआईसी कर रहा होगा, करता होगा, सब लोग उसी से कराते होंगे। तो वैसे यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन F, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। सबसे ज्यादा निगेटिव एलिमेंट इसी को माना जाता है। समझा? तो फ्लोरीन क्या है सर, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दूसरे को क्या करता है, अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देता है, अपना बेचारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट का बात करें, इसका रिड्यूसिंग एजेंट का, तो लिथियम क्या है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरे को क्या करता है, अच्छे से रिड्यूस करता है, और अपने आप को अच्छे से क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। दूसरे को रिड्यूस करने जाएगा ना, अपना बेचारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद दो देख लिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चले आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चले। तो सर अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना? तो सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ना, कि कोई चीज जैसे एसिड है, ठीक है ना, एसिड है, तो उसमें एसिड वाला प्रॉपर्टी होगा, और कोई एक बेस है, उसमें कैसा प्रॉपर्टी होगा, बेस वाला प्रॉपर्टी, है ना। अब वो दोनों को मिला दिया, क्या क्या मिला दिया जाए, और क्या बना दिया जाए ना, एसिड का प्रॉपर्टी रहे ना, उसमें बेस का प्रॉपर्टी रहे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यूट्रल। उसी को कहते हैं ना, जैसे कि कोई एक बहुत गुस्से वाला आदमी है और एक बहुत शांत आदमी है, तो दोनों को मिला दें आप, और एक नॉर्मल तरीके का इंसान उसको बना दें, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके का इंसान बना दें, तो वही चीज क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कि आप एसिड और बेस को मिला दीजिए, और ना उसमें एसिड का बिहेवियर रहे ना बेस का, एकदम बीच वाला बन जाए वो, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी एक प्रकार का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये किसके किसके बीच होता है, एसिड और बेस के बीच होता है, विच प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे ना, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, तो क्या बनेगा, साल्ट। साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, साल्ट ही होता है जो न्यूट्रल होगा, और क्या बनाएगा सर, वाटर प्रोड्यूस करेगा। समझे, प्रोडक्ट के रूप में एसिड और बेस को मिलाइएगा ना, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा सर, साल्ट बनेगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आया, कि जो जो चीजें था ना बिहेवियर दोनों का, उसको एकदम हटा के एक अलग तरीके का नॉर्मल इंसान बना देना, यही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बाद एक जो बच गया है वो क्या है सर, कंबसन रिएक्शन। क्या बच गया अपने पास, कंबसन रिएक्शन। अब इसको समझना है सर, कंबसन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो कंबसन रिएक्शन असली में क्या है ना, कि सर किसी चीज को जलाना, क्या है, जलाना, यही क्या अपना रियल में कंबसन रिएक्शन। यहाँ पे किसी चीज को जलाएंगे बुलाएंगे, तो आपको पता है कुछ चीज ऐसे नहीं जल जाता है, ठीक है ना, उसको जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। कौन सा गैस का, ऑक्सीजन गैस का जरूरत पड़ता है। अगर वहां ऑक्सीजन रहेगा तभी वो जल पाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है ना, तो वो सब्सटेंस नहीं जल पाएगा। समझ में आया, फ्लेम वाला चैप्टर में आप देखे होंगे कैसे कोई चीज जलता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, बहुत जरूरी है चीजों को जलाने के लिए, ठीक है ना। तो कंबसन रिएक्शन का देखिए अगर डिफिनेशन, आर रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ किससे, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट कराएगा, ऑक्सीजन गैस से। किससे, ऑक्सीजन गैस से।
तो जलाने के बाद क्या होगा, रिलीज करेगा एनर्जी। वाजिब बात है, जलाइएगा तो एनर्जी निकलता है ना, एकदम लाइट निकलता है ना, एकदम हीट गर्मी निकलता है ना, तो हीट एनर्जी देगा और आपको क्या देगा, लाइट देगा। समझ में आया? यही क्या आपका कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंस को जब किसके, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो क्या होता है, मेरा लाइट एंड हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर देखें कंबशन रिएक्शन को अलग अलग तरीके से, तो कंबशन रिएक्शन मस्ट इन्वॉल्व ऑक्सीजन गैस एज वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर कंबशन रिएक्शन कराना है तो रिएक्टेंट के फॉर्म में हमको ऑक्सीजन को लेना ही पड़ेगा। सब्सटेंस जिसको जला रहे हैं उसको तो लेना ही, आपको साथ में किसको लेना होगा, ऑक्सीजन को भी लेना ही पड़ेगा। तो यही क्या कहलाता है आपका कंबशन रिएक्शन। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा, यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब क्या, आर रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर ऑक्सीडाइज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टिंग स्पेसीज। तो वो क्या हो जा रहा है सर, प्रोडक्ट आर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है ना उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट देखने जाए तो प्रोडक्ट जो है ना वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीडाइज हो जाना मतलब क्या, ऑक्सीजन जाकर के उससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया होगा। ऑक्सीजन जाके क्या हो गया होगा, कनेक्ट हो गया होगा। यही अपना क्या है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम चारों रिएक्शन को एक एक करके आराम आराम से देख लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें हम लोग सर, तो सबसे पहले हम लोग देखें सर, सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन से पहले प्रिसिपिटेट रिएक्शन देखें, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन देखें। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या देखें सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज देखें, दोनों साथ में हुआ तो उसी को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी देख लिए। उसके बाद क्या देखें सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद फिर कंबशन रिएक्शन। यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ना? हाँ, चीजें सब कुछ एकदम आराम से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके थोड़े से आपको क्वेश्चंस को दिखाते, ठीक है, क्या करते हैं हम आपको क्वेश्चंस को दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को अगर हम आपको दिखाएं इसका, ठीक है, वो आपको करना है, किसको करना है, आपको वो चीजें करना है। ठीक है ना, हम अभी दिखाएंगे वो चीजें आपको करना है। ठीक है ना, तो अभी हम आपको वो चीजें दिखा रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसको आपको करना है। ठीक है ना, खुद से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दिए हैं, एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, हम ऊपर कर दे रहे हैं, आप ध्यान से पॉज करके, ये चार है, चारों को करना है आपको। ठीक है, आप बुक को तो अच्छे से स्टडी करना ही है। ठीक है ना, बुक को, एनसीईआरटी बुक को, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं होता है, उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे चीजें जो जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे सब कुछ हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो भी चीजें हम यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके आगे चले। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो हम लोग देख लिए थे। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को डेली लाइफ में देखना चाहें, किस लाइफ में, डेली लाइफ में, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि सर डेली लाइफ में कहाँ हमको ऑक्सीडेशन होते हुए दिखता है। ऑक्सीडेशन होते हुए मतलब क्या सर, ऑक्सीजन का जाके कनेक्ट हो जाना, ऑक्सीजन का जाके क्या हो जाना, कनेक्ट हो जाना। ठीक है ना, तो सर डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आप जंग लगते हुए देखिए क्या आपने दरवाजे वगैरह पे, ठीक है ना, अगर कलर वुलर किया हुआ नहीं रहता है, एकदम लोहा टाइप का रहता है, तो उस पर जानते क्या होता है, जंग लग जाता है कुछ टाइम में। तो सर वो जंग कैसे लगता है, कैसे लगता है। ठीक है ना, तो अगर वो आयरन है, क्या है, आयरन, लोहा है, ठीक है ना, तो उसके सराउंडिंग में पता है एयर है, तो वहां ऑक्सीजन रहता है, क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो जब वो ऑक्सीजन आ करके उस लोहे के साथ मिलता है, ठीक है ना, आयरन के साथ मिलता है, ठीक है ना, तो जाके कंबाइंड हो जाता है, क्या होता है, कंबाइंड। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड वहां पे बना देता है, क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। समझ में आया? तो सर जिससे लोहा क्या होता है ना, खराब होने लग जाता है, क्या होने लगता है, कमजोर होने लग जाता है, बेचारा खराब होने लग जाता है, कलर उसका देख रहे हैं ना कैसा होने लग जाता है। तो उस चीज से बचाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, फिर कलर करते हैं, पेंट करते हैं ना। तो वही चीज हमको यहाँ पे देखना है, वही चीज यहाँ पे हम लोग को देखना है, ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोरिजन, क्या देखते हैं, कोरिजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, रेंसिडिटी, ये दो चीजें हम लोग को भी देखना बाकी है। चले तो चलते हैं। तो सर दो प्रकार का वर्ड होता है, एक कोरिजन और एक रस्टिंग। तो पहले दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, कोरिजन और रस्टिंग। ठीक है ना, कोरिजन एंड रस्टिंग। तो सर अगर जंग लगने का जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो किसी भी मेटल में हुआ, किसी भी मेटल, जैसे सर एल्युमिनियम में हो गया या कोई दूसरा भी मेटल में हो गया, तो वहां अगर वो होगा तो वो कहलाएगा कोरिजन। क्या कहलाएगा, कोरिजन। अगर वो
लोहे में स्पेशली हुआ, किसमें, लोहे में, आयरन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग। क्या कहेंगे वहां पे, रस्टिंग। और कोरिजन किसके लिए है, सिर्फ अलग अलग मेटल के लिए, और रस्टिंग किसके लिए है, सिर्फ लोहे के लिए। तो चलिए सबसे पहले कोरिजन को देखते हैं, क्या है सर कोरिजन। ठीक है, चल देखें कोरिजन, देखते हैं ये किसमें होता है सर, मेटल में होता है। किसमें होता है, मेटल में। ठीक है ना। इस तो सर क्या होता है यहाँ पे मेटल में, इसका क्या ना, तो ये स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल होता है। क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो क्या चीज में कन्वर्ज होता है सर, किसमें बदलता है वो, सर इनटू सम अनडिजिटेबल कंपाउंड, जो हमको नहीं चाहिए वैसा कंपाउंड में वो बदलने लग जाता है, ठीक है, वो मेटल किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। क्या पता है आपको, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी दूसरा प्रोडक्ट बनना, तो यहाँ पे वही दूसरा प्रोडक्ट बनने लग जाता है। ठीक है ना। ऑकर्स मे बी ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या गैसेस या एसिड, तो कब होगा ऐसा चीज, जब वो किससे रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन के साथ या कोई एसिड के साथ या फिर कोई गैस के साथ, ये सब के साथ जब वो रिएक्ट करेगा ना मेटल, तो उसका क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन से मिलना, तो उसके ऊपर क्या होने लगेगा, कोरिजन। ठीक है ना, जिसको हम, जिसके कारण वो क्या होगा, अनडिजिटेबल, जो हमको नहीं चाहिए वैसा कुछ फॉर्म होने लगेगा, जिससे वो कमजोर वगैरह हो जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या कर देता है, मेटल को कमजोर कर देता है। देख रहे ना, क्या कर देता है, ठीक है ना, ब्रिटल कर देता है। ठीक है, और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी क्या कर देता है, बेचारा कम वीक कर देता है। समझ में, ये सारा चीज होता है कब, कोरिजन के दरमियान, कोरिजन होने के दरमियान ये सारा चीज होता है। कोई दिक्कत यहां तक आपको, कोई तकलीफ नहीं, तो ये समझ में आ गया कोरिजन क्या होता है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, ठीक है, क्या एक मेटल लेकर के, तो हम आयरन को लेकर के बात कर रहे हैं। अगर आयरन को लेकर के बात करेंगे एग्जाम्पल, तो इसको क्या कर देंगे हम, रस्टिंग बोले ना, स्पेशली अगर ये चीज आयरन में हुआ तो उसको क्या कहेंगे, रस्टिंग। ठीक है, तो जब सर आयरन क्या होता है सर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, और क्या मॉइस्चर के साथ, ठीक है, रिएक्ट करता है, तो क्या होता है सर, ए रेड लेयर इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो आयरन के सरफेस पे कैसा लेयर तैयार हो जाता है, एक रेड कलर का लेयर, आप देखते होंगे। ठीक है, बहुत दिन तक छोड़ दीजिए ना बाहर छत पे, छोड़े कभी घर में कुछ कुछ चीजें लोहे का बना हुआ, जैसे कोई लोहे का सर, अगर आप लोग के यहाँ कुछ कुर्सी उर्सी पुराना होगा तो छत पे रख देते होंगे, समझे, तो कोई छड़ वगैरह समझते हैं, जिससे दीवार वगैरह में जो यूज करते हैं घर बनाने के समय, उसको कभी कभी खुले में छोड़ देते होंगे बहुत दिन तक। ठीक है ना, बारिश उरिश का मौसम है तो और जल्दी क्या होता है, उसके ऊपर एक रेड कलर का लेयर आना शुरू हो जाता है। किस कलर का, रेड कलर का लेयर आना शुरू हो जाता है, समझ में। तो वही रेड कलर का लेयर जो है ना, वही जंग है, वही क्या है, जंग, कोरिजन, समझ में आया। तो रेड कलर का फॉर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। तो ये जो जंग लगने का प्रोसेस है, ये उसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस का को क्या कहता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, किसका, आयरन का, क्या कहलाता है, रस्टिंग। तो सर अब हमको रस्टिंग से बचाना है, क्या करना है, रस्टिंग से या कोरिजन से क्या करना है, अपने मेटल को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, ठीक है, अब देखिए कैसे बचाएंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर हमको कोई मारने आ रहा है, क्या कर रहा है, मारने आ रहा है, ठीक है, और हमको पता है कि यार हम उससे जीत नहीं पाएंगे, क्या कर नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने सामने, ठीक है ना, किसी और जो मारने आ रहा है ना, उससे भी स्ट्रॉन्ग आदमी को खड़ा कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, खड़ा कर देना चाहिए, जिससे वो हम लोग तक पहुंच ही नहीं पाए, क्या ना हो पाए, पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो क्या वो हमको मार पाएगा, क्या नहीं मार पाएगा, आपको मार पाएगा क्या, नहीं। जैसे हमको कोई आपको आ रहा है पकड़ने के लिए, और आप इस रूम में बंद हो गए, एक रूम में क्या हो गया, बंद हो गया, तो क्या वो आप तक आ पाएगा, क्या पहुंच पाएगा, नहीं ना, क्यों, क्योंकि सर बीच में क्या आ गया है, दीवार आ गया है, क्या आ गया है, दीवार, और दीवार को तो वो मार नहीं पाएगा, दीवार को क्या मार नहीं पाएगा। उसी तरीके से यहां पे भी होता है, क्या सर, आयरन को उससे क्या करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, क्या कर लेता है, रिएक्ट। तो सर क्या कीजिए कि आयरन के ऊपर जो ना कोई दूसरा मेटल का लेपिंग कर दीजिए, कोई दूसरा मेटल को लगा दीजिए, उसका लेप बना दीजिए उसके ऊपर, ठीक है ना। तो लेप बना देंगे तो एयर जब आएगा, एयर टकराने के लिए, ठीक है, टकराता है, लोहे पे हमेशा टकरा रहा था, ठीक है, तो यहाँ जंग लग जा रहा था, रस्टिंग हो जा रहा था। तो अब क्या कर रहे हैं सर, कि हम यहाँ पे कोई दूसरा चीज लगा दिए हैं, ठीक है, दूसरा चीज लगा दिए हैं, ठीक है, दूसरा मेटल को, ठीक है, उसके ऊपर है दूसरा मेटल, ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा मेटल आ गया, अंदर में उसके अंदर कौन है, आयरन है। तो अब जो भी एयर आएगा इससे टकराएगा ना, किससे टकराएगा, इससे टकराएगा, क्या यहाँ टकरा रहा है ना, इससे मिल पाए रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर से टकरा रहा है, कहाँ करके यार, इससे टकरा रहा है, समझा। तो आयरन बेचारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी आपके घर में लोहे का गेट, किवाड़ी, खिड़की, ये सब चीजें जो है ना, तो उसको कलर करवाते हैं पिताजी लोग,
पापा लोग कराते हैं कि नहीं? तो इसी के लिए वो कलर कराता है कि जल्दी खराब ना हो। अगर आयरन लोग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने लग गया तो खराब होने लगेगा, जंग लगने लग जाएगा। तो समझ में आया कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं, कुछ तरीका दिया हुआ है यहाँ पे भी सर, कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं, ठीक है ना, कोरिजन से मेटल को, ठीक है ना। तो एक एक करके सारा तरीका देखते हैं। तो सर, बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विथ क्या, ऑयल, ग्रीस, पेंट या वर्निश, उसको करके कोट करके उसके ऊपर को, ठीक है ना, मेटल के सरफेस को हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, बाय गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है। क्या होता है गैल्वेनाइजिंग में सर? दैट इज कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। आयरन के ऊपर जिंक का लेपिंग करना, किसका? जिंक का। वही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्या कहलाता है गैल्वेनाइजेशन सर? आयरन के ऊपर किसका? जिंक का लेप चढ़ा दो, ठीक है ना। तो आएगा ऑक्सीजन किससे टकराएगा? जिंक से टकराएगा, तो वो आयरन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आयरन क्या हो जाएगा? अपना सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करके भी, या गैल्वेनाइजिंग करके भी क्या कर सकते हैं? हम आयरन को बचा सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। तीसरा देखते हैं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटेलिक सरफेस विथ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोई दूसरा भी मेटल ले आइए आप, ठीक है ना, जरूरी नहीं जिंक भी, जिंक जब लाएंगे तो उसको कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। उसके अलावा कोई लेस रिएक्टिव मतलब जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो सब जो है ना बहुत लेस रिएक्टिव है, वो जल्दी जो है ना खराब नहीं होता। देखते हैं मामा लोग पहनती है, जल्दी खराब नहीं होता है ना वो, हाँ, वो तो एकदम खुले में ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रहता है, जल्दी वो खराब नहीं होता है, समझ में आया? तो सर क्यों? क्योंकि वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना, उसमें सबसे नीचे यही लोग होते हैं, समझ में आया? ये लोग कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, क्योंकि जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वैसे चीजों का जो बहुत नीचे हो रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब सर वो जल्दी किसी से रिएक्ट ना कर सके, उसका जब अगर हम लोग लेपिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिससे वो एयर आएगा तो उससे टकराएगा, और वो तो बेचारा उससे रिएक्ट करेगा नहीं, समझ में आया? और अंदर में वो लोग हैं तो वो लोग अपना अंदर में क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये 3 तरीका देखिए। और चौथा है, तो अगर अब हम चौथे का बात करें, बाय एलोइंग द वेरियस मेटल। अब एलोइंग क्या होता है? एलोइंग का मतलब समझिएगा क्या होता है। तो सर एलोइंग होता है ना, जैसे 2 मेटल को, 2-3 मेटल, जितने मेटल हो सके पॉसिबल, उसको मिला करके, ठीक है ना, मिला दिया जाए तो एक जो नया चीज बनता है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहा जाता है। तो वो जो नया चीज बनता है उसको एलॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलॉय। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एलोइंग। क्या कहा जाता है? एलोइंग। जैसे कि आप समझिएगा बात को कि सर ये हमको एलोइंग का मतलब समझना, ठीक है। जैसे ये आयरन है ना, इस पर जंग लग रहा था, क्या लग रहा था? जंग लग रहा था आयरन पे, ठीक है ना, Fe के ऊपर। तो हम Fe को क्या किए पता है सर? निकेल और एल्युमिनियम के साथ मिला दिए। किसके साथ? निकेल और एल्युमिनियम के साथ, Ni और Al के साथ। तो ये जो बना ना, एक स्टेनलेस स्टील बन गया। क्या बन गया? स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। तो सर स्टेनलेस जो स्टील बनाना, वो कैसे बनता है? पहले ये तो ध्यान में रख लीजिएगा कि फेरस को निकेल और एल्युमिनियम के साथ मिलाने से, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील बनता है। तो अब जब स्टेनलेस स्टील बन गया ना, तो ऐसा चीज बन गया जिससे कि मेटल पे जंग नहीं लगेगा। वो अच्छा टाइप का लेयर तरीके का बन जाएगा मेटल का, समझ में आया? जिसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो एलॉइंग करके हम मेटल्स को जंग लगाने से बचा सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो यही प्रोसेस है अपना, क्या? एलॉइंग, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है क्या सर? कोरिजन कैन सम टाइम बी एडवांटेज। मतलब कोरिजन जो है ना, कभी कभी हम लोग के लिए फायदेमंद भी होता है। पता है आपको क्या? कभी कभी क्या होता है? फायदेमंद होता है। तो सर ऐसा कब होता है? तो ऐसा कब होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये एल्युमिनियम टाइप का जो एलिमेंट्स है ना, ठीक है ना, एल्युमिनियम जैसे है, तो ये सब जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होगा ना, तो उसके ऊपर क्या है ना कि जैसे वहां जंग का लेयर रेडी होता था ना, तो उसके ऊपर भी एक लेयर रेडी हो जाएगा। लेकिन ये लेयर जो है ना बहुत मोटा होगा। कैसा होगा? लेयर बहुत मोटा, ठीक है ना। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक मोटा सा लेयर रेडी हो जाएगा। और ये लेयर ना दोबारा अगर जंग लगने के लिए कोशिश करे, ऑक्सीडाइज और होने का कोशिश करे, तो उसको नहीं होने देगा। समझ में आया? दोबारा से अगर होने का कोशिश करेगा तो नहीं होने देगा। समझ में आया? जैसे कि हम लोग
अभी पतला कपड़ा पहने तो ठंड वंड लग देता है, लेकिन अगर हम लोग मोटा कपड़ा पहन ले, क्या कर ले, मोटा कपड़ा, तो ठंड लगने से क्या करता है, बचाने लगता है ना, बचाने, यही जगह बड़ा पतला है तो यार ठंड लगने लगता है, लेकिन यही जब लेयर मोटा हो जाएगा कपड़े का तो ठंड लगने से क्या होता है, बचाता है। तो अब क्या होता है सर, ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम से रिएक्ट करके उसके ऊपर में आ जाएगा, ऑक्सीजन बहुत सारा आ जाएगा, तब दूसरा ऑक्सीजन आएगा ना, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना, तो उससे रिएक्ट नहीं देगा, समझ में आया, तो दोबारा से दोबारा ऑक्सीडाइज फिर नहीं होगा। तो एल्युमिनियम का यही फायदा को देखते हुए ना क्या किया गया पता है, जो हम लोग का बिजली का तार वगैरह मोटा एकदम लाइन जो गुजरा है ना, उसमें यूज किया गया, समझ में आया, क्या किया गया, एल्युमिनियम को यूज किया गया, कि कभी ठंडा कभी गर्मी इस तरीके से होते रहता है ना, समझे, कभी देखते हैं ना बारिश, ये सब चीज होते रहता है ना, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या होता है, अपना एल्युमिनियम का वायर आएगा, तो एल्युमिनियम का वायर जब सर उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एक लेयर मोटा सा रेडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोटा सा लेयर रेडी हो जाएगा, जिसके कारण से कि अगर दोबारा कभी उसके ऊपर क्या हो आकर के ऑक्सीजन टकराने का कोशिश करे, फिर से ऑक्सीडाइज करने का कोशिश करे, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिससे कि ज्यादा कमजोर नहीं होगा। लेकिन भाई दूसरा सब एलिमेंट को अगर लेने जाएंगे हम, तो वो सब क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, तुरंत कमजोर हो जाता है ना, लेकिन ये नहीं कमजोर होगा। तो यहां अगर हम एग्जांपल का बात करें, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, ठीक है ना, कौन, एल्युमिनियम, तो ये करंट को फ्लो करा सकता है ना, एंड इज यूज इन हाई टेंशन वायर में इसको यूज किया जाता है। व्हेन इट एक्सपोज टू एयर, जब इसको एयर के कांटेक्ट में हम लोग लाते हैं, इट गेट कोटेड विद द वाइट प्रोटेक्टिव लेयर, इसके ऊपर जो ना एक व्हाइट कलर का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, कौन सा लेयर सर, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ये कैसे बनता है सर, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब अब छोड़ दिए हैं हवा में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना, तो पहले क्या बना लेता है, Al2O3, तो ये इसका प्रोटेक्टिव के कारण जैसा काम करने लगता है, इसका प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करने लगता है, और दूसरे जगह ये क्या कर दे रहा था कि कमजोर कर दे रहा था ना, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जो लेयर बन रहा था कमजोर करते जा रहा था ना उसको, लेकिन ये उस यहाँ पे क्या चीज का काम करने लगता है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करने लगता है। क्लियर हुआ, दिस लेयर प्रिवेंट द फर्दर कोरिजन ऑफ मेटल बाय मॉइस्ट एयर, ठीक है, मॉइस्ट एयर से दोबारा कोरिजन ना हो उससे क्या करता है, बचाता है ये वाला लेयर, कौन सा लेयर, Al2O3, जो पहला जो ऑक्सीडेशन हुआ था वहां से जो बना था लेयर। तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आया। तो ये सब जो चीजें इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह देखते हो ना आप लोग गाड़ी वगैरह में, क्या होता है सर, कलर वुलर करते हैं तो उससे मेटल का करते हैं ना, क्यों करते हैं सर, कि अगर गाड़ी उड़ी में क्या हो वो इस तरीके से ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाए लोहा का अगर रहा तो फिर जंग लग जाएगा, तो कलर कैसा दिखने लगेगा, एकदम बेकार भद्दा लगने लगेगा कि नहीं, इसी के लिए उसको अच्छे से कलर करके उसके ऊपर प्लेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग सब किया जाता है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज, जो एडवांटेज देख लिए ना आप लोग, और एलॉइंग का भी मतलब समझ गए, ये दोनों चीज देख लिए, गैल्वेनाइजिंग का भी मतलब समझ गए, ठीक है, यहां तक और ये चीज हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देख लिए, एलॉइंग देख लिए, ठीक है, और एडवांटेज देख लिए, ठीक है, ये चारों चीज हम लोग देख लिए, ठीक है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, यहां तक ये चीजें क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से भी समझ ली है, ठीक है, ओके, चले आगे। इसके बाद हम आगे बात करें, इसके बाद तो एक लास्ट चीज मेरा हल का बचा है, जानते हैं क्या, रेंसिडिटी, क्या बचा है सर, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी अब क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा रेंसिडिटी होता क्या है, ठीक है ना, जैसे हम लोग का खाना होना है ना, खाना, ठीक है, तो खाना में क्या होता है, फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये सब होते हैं ना, ठीक है, तो जब वो सब चीज फैट्स, ऑयल और ऑक्सीजन तो हर जगह है, ठीक है ना, हवा में है ना, हर जगह हवा है, हर जगह ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन वो लोग के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, किसके, फैट और ऑयल के, तो ठीक है ना, तो वो लोग क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, जिससे मेरा खाना अपना लोग का क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यही रीजन है खाने खराब होने का, उससे स्मेल बदबू ये सब आने लगता है ना, यही रीजन है, समझ में आया। तो क्या है सर रेंसिडिटी, चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, व्हेन फूड कोटिंग फैट्स एंड ऑयल आर एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल ऑकर्स, किसका, फैट का और ऑयल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, कब, जब ऑयल और फैट्स किसके कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर के मतलब ऑक्सीजन के, ठीक है ना, दिस इज नोन एज क्या, रेंसिडिटी। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है अपना, रेंसिडिटी। तो सर आप खाना को खराब होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए, समझे, तो सर उसके कांटेक्ट में जल्दी क्या नहीं हो, मॉइस्चर वगैरह नहीं आए, ठीक है ना,
तो वहां वाटर रहता है तो ऑक्सीजन रहता है ना उसमें, तो ऑक्सीजन के से दूर बचा के आपको कैसे भी रखना है। तो कुछ इसके हैं तरीके जिससे हम लोग बचा सकते हैं एसिडिटी से। तो स्टोर कुकिंग ऑयल फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से क्या करना है, उसको ऑयल को बचाना है, ठीक है। दूसरा, फूड शुड बी प्लेस एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे उसको रखना है, ठीक है ना। फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, एयर से क्या करना है, अच्छे से छुपा के रखना है कि ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ना, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है उसको क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। तो वैसा चीज खाने में मिला दीजिए कि जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में खाने को नहीं आने दे, तो उससे भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर पैकिंग मटेरियल शुड बी रिप्लेस द एयर विथ नाइट्रोजन, ठीक है ना, एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस करके। और लास्ट क्या है सर, मिनिमाइज द यूज ऑफ साल्ट इन फ्राइड फूड्स, ठीक है ना, और वहां पे साल्ट को क्या मिनिमाइज करके फ्राइड फूड्स वगैरह में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेंसिडिटी से चीजों को बचा सकते हैं। तो यहां तक चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहां पे भी आप लोगों के लिए, जिसको आपको एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है और आपको करना है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक पढ़े ना हम लोग, क्या सर, गैल्वेनाइजेशन ना, तो इस तरीके से आपको टिक करना है, खुद से क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे, प्रेजेंट कर दे रहे, आप लोग पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दिख गया ना, अच्छे से पॉज करके अपना कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां जाकर के आपका पूरी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना चैप्टर कंप्लीट। तो कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से कि सर ये चैप्टर आप लोग का बहुत अच्छे से पूरे डिटेल्स में क्लियर हुए होंगे। अब आपको अच्छे से अपने नोट्स को रेडी करना है, एग्जाम से पहले जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं गूगल पे जाकर के, जहां भी जाकर के बुक से, हर जगह से आपको यूज करके, ठीक है ना, हाँ, डिवाइस का अपना और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना, और अपने को और अच्छे लेवल पे ले जाना है, ठीक है। तो यही है आप लोग का ये चैप्टर, ठीक है। तो अपने डिवाइस आप लोग के पास जो भी है एप्पल, जो भी है मतलब एप्पल का फोन हो या जो भी आप लोग आज रखते हो, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उससे आपको गूगल करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और एमसीक्यू गूगल करना है और अच्छे से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चीजें यहाँ पे आप कुछ समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है, और थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ करके पूरा तरीके से आपको नोट्स को क्लियर कर लेना है, ठीक है। बुक को भी एनसीईआरटी हुआ पढ़ना है, क्लियर हुआ सारी बात। तो यही था आपका चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आज का क्लास अब यहीं तक रहने थे हम, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।